हेलो नमस्कार, मैं आपका अपना अमित कुमार। आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पास्ट टेंस से संबंधित एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज की बड़ी ही शानदार क्लास। अगर हम बात करें अपने पास्ट टेंस के बारे में तो हमने पीछे की क्लास में कंप्लीट कर लिया था और पास्ट टेंस से संबंधित मैंने सारे तथ्य उस क्लास में आप लोगों को समझाए थे। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो आप लोगों को वो क्लास देखनी चाहिए। उसके बाद में ये जो क्वेश्चंस है जो मैंने आज आप लोगों के लिए तैयार किए बड़े ही शानदार तरीके से समझ में आने वाले हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा यहाँ पे भी समझा देंगे, लेकिन अगर आप लोगों को बड़े ही ध्यान से समझना है तो क्लास आपको कंप्लीट देखनी चाहिए। अगर मैं बात करूं आज की इस क्लास में तो इस क्लास में मैंने आप लोगों के लिए बड़े ही शानदार क्वेश्चन सब तैयार किए हैं। अगर आप लोग ये क्लास कंप्लीट देखते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको पास्ट टेंस से संबंधित किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर मैं आज की क्लास के बारे में बात करूं तो क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है पास्ट टेंस जो हमने पीछे की क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। भाई अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो देखनी जरूरी है। बहुत ही शानदार क्लास है पास्ट टेंस से संबंधित। अब इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जितने भी एमसीक्यू जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं या अपने पीछे के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, यानी पीछे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन वो भी मैंने इसमें तैयार किए हैं। तो आज की इस वीडियो में को आपको ध्यान से समझना है। प्रत्येक क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ये ध्यान में रखना मेरी बात। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, पास्ट टेंस से संबंधित एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज, और क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों ने कहीं नहीं देखे हैं, देखना भी। तो वो बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, देखो पढ़ते हैं पहले। आई डेज वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखना है, सिंस मॉर्निंग वाली। इसके बाद एंड हाउ जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। अब इस वाक्य में कोई एडवर्ब नहीं है और मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि जिस वाक्य में सिंस या मॉर्निंग दिया हुआ हो, सिंस या फोर प्लस टाइम दिया हुआ हो, अगर आप लोगों ने वो क्लास देखी है तो आपको समझ ध्यान में आ गया होगा। सिंस या फोर प्लस टाइम में दिया हुआ हो तो उस वाक्य को आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाना है। अब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा बनेगा, पास्ट का कि प्रेजेंट का कि फ्यूचर का, तो वो डिपेंड करता है अपने इस वाक्य में। तो वाक्य में अगर बात करें तो देखो क्या दिया हुआ है, हाउ जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। इसका मतलब है मैंने वो अभी असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया है। हाउ जस्ट फिनिश्ड का मतलब क्या होता है, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब आप ये देखते क्या करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट, ये देखिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना दोगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ये गलत है। यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं सुबह से काम कर रहा था और मैंने अभी इसको कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब वो सारी सुबह काम कर रहा था। यहाँ पे आपके पास किसका प्रयोग करेंगे अपन, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। अब इसमें अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये देखो आपको आगे और क्वेश्चन से वो समझ में आने वाले हैं। तो इसमें हो जाएगा आपके पास हैड बीन, तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से काम कर रहा था एंड उसको मैंने अभी कंप्लीट कर दिया है। ये तो आपका हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में आपको ऑप्शंस करने हैं। क्या दिया हुआ है, रोहन डेज द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। अब अगर आप लोगों ने मेरी क्लास देखी तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो रहे। मैंने हर तरीका समझाया था। मैंने क्या बताया था, चलो देखो बात करते हैं इसमें आपको ध्यान देना वाली बात यह है कि जो बिफोर है इससे दो वाक्य जुड़े हैं। और अगर आप लोगों ने वो क्लास देखे पास्ट परफेक्ट वाली तो उसमें मैंने लिखवाया था बिफोर का एक नियम लिखवाया था, बिफोर और आफ्टर का। तो मैंने बात बताई थी कि बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता है और बिफोर के बाद में अपन पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान में आ गया भाई। अब ये ध्यान में आ गया कि भाई ये इसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट आया है, ये रीड है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। अब क्या होगा, सर की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म को हमें क्या पता चल रहा है ना, मैं बता देता हूँ। देखो करता आप लोगों के पास ये है, अगर आप इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानते हो, यहाँ पे रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। और अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है तो ही के साथ वर्ब करता एक वचन होने के वर्ब में ऐसे भी तो जुड़ना चाहिए ना। तो यहाँ पे वर्ब में ऐसे नहीं जुड़ रहा, इसका मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब कहोगे सर ये थर्ड फॉर्म भी यही होती है, हाँ होती है, लेकिन इससे पहले आपके पास हैज या हैव या हैड होना जरूरी है, तभी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है।
ध्यान में आ गया होगा। अब जब आपको ये पता चल गया भाई इसके बाद ही पास्ट इंडेफिनिट है, तो बिफोर से पहले आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है? पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है। अब पास्ट परफेक्ट कब बनता है? तो पास्ट परफेक्ट के बारे में मैंने बता रखा है, वो बनता आप लोगों के पास हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा हैड वॉच्ड। इसका मतलब क्या होता है कि रोहन ने ये अपने पास जो मूवी है उसका रिव्यू पढ़ने से पहले अपने पास मूवी देख चुका था। यानी रिव्यू होता है, रिव्यू पढ़ने से पहले क्या उसने मूवी देख ली थी, ये काम कंप्लीट हो चुका था। अगर ऐसे नहीं ध्यान में है ना, तो ध्यान में रखना बिफोर से पहले आपको पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना होता है। इतनी सी बात है। देखो बात करते हैं नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट बात करें तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन गलत कर देते हो। क्या दिया हुआ है? ही डेज इन दिस स्टेट इन 2001। अब अगर आप लोगों ने वो क्लास देखी है तो मैंने बताया था इन प्लस पास्ट टाइम। क्या बताया था? इन प्लस पास्ट टाइम के साथ आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है? पास्ट इंडेफिनिट का। जब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे पास्ट टाइम में दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है? इन प्लस 2000 यानी 2001 बीत गया भाई, बीता हुआ समय, तो इनके साथ पास्ट टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। जब आप इसका पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग करोगे तो वाक्य कौन सा है? सिंपल है। अब जब सिंपल वाक्य है तो आपको पता चल गया भाई पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य बनेगा, तो आप कब बनाओगे? पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य बनता है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने से। आ गया होगा समझ में? अब जब इसको अपन पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अब आपके ऑप्शन में क्या है? हैव बीन लिविंग, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। हैड बीन लिविंग, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अगर हम हैड लिव्ड की बात करें तो ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वह 2001 में इस राज्य में रहता था। था, थी, थे। तो पास्ट इंडेफिनिट का एग्जांपल है, मैंने बता दिया है। अब आ गया होगा समझ में? अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है भाई? ये क्वेश्चन सीबीएसई की जो एग्जाम होती है अपनी 10th की 12th की 11th की जितनी भी होती है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके पास एक वाक्य होता है, वाक्य में एरर पूछा जाता है। अब देखो एरर तलाश करेंगे। एरर तलाश करने का सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ध्यान से समझना। क्या है? बाय द लास्ट मंथ। क्या दिया है? बाय द लास्ट मंथ वी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। इसमें एरर देखना। जब अपन एरर देखेंगे तो क्या देखेंगे? तो सबसे पहले वाक्य को पढ़ो भाई। वाक्य में क्या दिया हुआ है? वाक्य में दिया हुआ है बाय द लास्ट मंथ। अगर आप लोगों ने मेरी क्लास देखी है तो मैंने आप लोगों को एडवर्ब बताई थी, बाय प्लस पास्ट टाइम में दिया हुआ हो, पास्ट टाइम में दिया हुआ हो, तो उस वाक्य में आपको पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना होता है। पास्ट परफेक्ट का। अब ये वाक्य बाय द लास्ट मंथ वी कंप्लीटेड, इसने बना रखा है इसने तो केवल अपने पास वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, इसका मतलब इसने इसको पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया। अब वाक्य गलत क्यों हो गया? क्योंकि ये बाय प्लस पास्ट टाइम दिया हुआ है, तो ये तो पास्ट परफेक्ट में बनना चाहिए था। बनेगा ही नहीं बनेगा? बनेगा। और अगर ये पास्ट परफेक्ट में बनना चाहिए था तो एरर पार्ट क्या हो गया? इसका एरर पार्ट हो गया कंप्लीटेड। और जब आपको पता चल गया भाई इसका एरर पार्ट ये है, तो एरर पार्ट इसमें लिखो भाई। क्या है ये? एरर पार्ट इसमें जब लिखेंगे तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे कंप्लीटेड। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका करेक्शन भी करना है आप लोगों को। करेक्शन करना है तो मैंने बता दिया कि क्या है, बाय प्लस पास्ट टाइम के साथ कौन से टेंस का प्रयोग होता है, तो पास्ट परफेक्ट कब होता है। अब ये पता होना जरूरी है कि पास्ट परफेक्ट कब बनता है, तो वो बनता है आपके पास हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से। अब जब आपको ये पता चलेगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो करेक्शन पार्ट क्या लिखोगे? करेक्शन पार्ट आपको फिर ये लिखना पड़ेगा भाई, यहाँ पे क्या लिखोगे? हैड और कंप्लीटेड, और वाक्य हो जाएगा आपके पास, यानी आपका जो एग्जाम्पल है वो सही हो जाता है। अब इसमें एक छोटी सी बात बता देता हूं भाई मैं। छोटी सी बात बताएं तो ये है कि आपके पास मैंने ये बता दिया कि यहाँ पे बाय नहीं होता, बाय नहीं होता, तो फिर आपके पास यार बाय देन नहीं होता, केवल लास्ट मंथ होता, तो फिर ये वाक्य आपका सही था। क्यों? क्योंकि अगर अपने पास केवल पास्ट लास्ट प्लस टाइम दिया हुआ हो, लास्ट
प्लस टाइम दिया हुआ हो तो उसमें अपन पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, और इसने पास्ट इंडेफिनिट में बना रखा है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एग्जाम्पल अब देखो, पूरा पोस्टमार्टम करके बताता हूं मैं, एग्जाम्पल हर तरीके से समझाता हूं उस एग्जाम्पल को, कुछ बाकी छोड़ता ही नहीं हो रहा है। आप लोगों को समझना बड़ा आसान पड़ता है ऐसे। आप तो देखना, क्लास कंप्लीट देखना, उसके बाद देखो आपको समझ में आता है। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन इसने दिया, बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, देखो पढ़ते हैं इसके बारे में। डेज दिया हुआ है, एवरी बॉय एंड गर्ल। इसके बाद फिर डेज इन द क्लास यस्टरडे। वाक्य है इंटरोगेटिव। कैसे पता चला? इसमें आपके पास क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ, तो वाक्य हो गया आपके पास है इंटरोगेटिव। पता चल गया भाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब अपन टेंस की पहचान करेंगे। अगर वाक्य में आप वाक्य को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी पहचान है जैसे इससे आपके टेंस की पहचान हो जाती है। अब यस्टरडे दिया हुआ है, बहुत ही सरल है भाई। यस्टरडे दिया हुआ है और यस्टरडे के साथ आपको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना होता है। क्या करना होता है? पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना होता है। किस कंडीशन में नहीं करेंगे वो मैंने आपको अपनी क्लास में समझाई थी, है ना। मैंने क्लास में समझा रखा है किस कंडीशन में अपन यस्टरडे के साथ है पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं करते हैं, देखना वो। अब देखो बात करते हैं, जब आपको पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा, वाक्य इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव वाक्य कब बनता है भाई? कब बनेगा रे? याद आ रहा है क्या? हाँ याद आ रहा है सर, कि कर्ता से पहले अपन डिड लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इंटरोगेटिव मार्क लगाएंगे। तो अब बाकी सब कुछ तो दिया हुआ है, कर्ता से पहले डिड लिखना है। कर्ता क्या है? ये अपने पास हेल्पिंग वर्ब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसमें। तो अब जब हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो इसका मतलब आपको वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखनी है डिड, और यहाँ पे लिखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या दिया हुआ है इसमें? प्रेजेंट, तो प्रेजेंट अपन यहाँ पे कर देते हैं और वाक्य हो जाएगा आपके पास डिड प्रेजेंट। ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये अपने कहने का मतलब एग्जांपल है वो ऐसे समझने रहे, है ना, ध्यान से समझना है। लगना चाहिए कि हाँ पढ़े हैं हमने, किसी से पढ़े हैं, किसी से नहीं, मेरे से पढ़े हैं। अगर आप लोगों ने मेरे से टेंस पढ़ लिए तो गारंटीड है आप किसी से क्वेश्चन पुट अप कर लेना, मेरे वाले क्वेश्चन है पूछना, आपको पता चल जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। चलो आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। नहीं कहूँगा सर आप तो अपनी अपनी तारीफ कर रहे हो, है ना। हाँ मुझे पता है, तारीफ आप तो करते नहीं हो, कमेंट आप करते नहीं हो, तो मुझे ही करनी पड़ेगी। चलो देखते हैं। द कॉन्सेप्ट देयर्स इट्स डिसीजन एंड केप्ट इट पेंडिंग। अरे वाह, अब इसमें तो कोई पहचान ही नहीं दे रखी है। अब जब इसमें पहचान ही नहीं दे रखी है तो फिर आप करोगे कैसे? तो मैं बता देता हूं कि जब दो वर्ब एंड से जुड़ती है ना, जब दो वर्ब एंड से जुड़ती है, एंड के बाद में अपने पास क्या दिया हुआ है? वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। कहां दी हुई है? ये रही, कीप की सेकंड फॉर्म। अब जब एंड के बाद में आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया है ना, पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो एंड से पहले भी आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। अब आप लोगों से ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा मैं समझाऊंगा। पहले अपन बात करते हैं इस काउंसिल के बारे में। अर्थ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, आपने देखा इसमें कोई पहचान नहीं, लेकिन इसमें दो काम हुए हैं भाई। इस काउंसिल में, इस समिति ने क्या है आपके पास एक फैसला लिया भाई, डिसीजन लिया और उसको पेंडिंग रख लिया। कीप का मतलब रखना। जब आपको ये पता चल गया कि इसने दो काम किए हैं, एक तो डिसीजन लिया है और एक इसने उसको पेंडिंग रखा है। अब उसको पेंडिंग, जो पेंडिंग रखने का काम है वो पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया। इसका मतलब ये काम भी तो उसने पास्ट इंडेफिनिट में किया होगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पास आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है सी ऑप्शन में, तो यहाँ पे हो जाएगा मेन। अब देखो मैं बताता हूँ इसका अर्थ, कि जो काउंसिल है उसने अपना डिसीजन है वो बना लिया है और उसने उसको क्या है? पेंडिंग रख लिया। तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा या ये ही पास्ट इंडेफिनिट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अब समझ में आ गया होगा, आ गया ना? हाँ, नहीं आए तो कमेंट कर दिया करो, मैं समझा दूंगा, हर तरीके से समझा दूंगा। आप है ना अपने बड़े बड़े गुरुजनों से पढ़ते हो, कोई बात नहीं, मेरे से भी पढ़ लो। हाँ, अब देखो बात करते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने अपनी क्लास में भी समझाया था, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्या है? एज सून एज द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन डेस द पीपल दे स्टार्टेड प्रेजिंग हिम। अब अगर आप लोगों को याद आ रहा है कुछ, तो मैंने एक बात बताई थी कि मैंने पहला जो नियम लिखा था पास्ट इंडेफिनिट का, जब मैंने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया था आप लोगों को, उसमें पहला जो नियम लिखवाया था उसमें मैंने लिखाया था कि जब दो वाक्य एज, एज सून, एज, इसके अलावा बात करें व्हेन, इसके अलावा बात करें व्हाइल, है ना, इनसे जुड़े हो और एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य घटित हो जाता है, यानी एक
जो कार्य है उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य घटित होता है, तो दोनों कार्यों को अपन पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अब आपको कैसे पता चला सर की? तो एज सुन एज, जैसे ही, द वाइस लीडर एंड पॉलिटिशियन, इसके बाद वर्ब है एड्रेस, तो एड्रेस द पीपल, जैसे वाइस लीडर और राजनीतिज्ञ ने लोगों को संबोधित किया, इसका मतलब संबोधित करना, तो लोगों ने उसकी तारीफ शुरू कर दी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा काम भी हुआ, मेरे कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य उसका हो गया, तो दोनों कार्य एक साथ बने, मतलब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हुआ, यानी एक के कारण दूसरा हुआ है, ये समझ लो। तो वहां पे आपको दोनों वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। अब एक वाक्य इसने कंप्लीट बना दिया, बना रखा है, ये बना रखा है, ये बना रखा है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है इसने, स्टार्टेड, ये दे रखी है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब इससे पहले भी आपको पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एड्रेस, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये एग्जांपल तो मैंने अपनी क्लास में समझाया था, ज्यादा नहीं समझाएंगे, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है भाई। आज के क्वेश्चन ऐसे भी पुट अप होने लगे हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझाना जरूरी था। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चूज द सेंटेंस विथ द पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब है कि आपको एक वाक्य देखना है जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। देखो टेंस की पहचान करने का मैंने आसान तरीका अपनी क्लास में भी समझाया था। क्या बताया था? मैंने बताया था कि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब याद है, आपको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद है, या जो मैंने नियम लिखवाए वो याद है, तो आप हर वाक्य की पहचान बता सकते हो। अब आपको क्या करना है, इस वाक्य में इन चारों ऑप्शन में कौन सा टेंस देखना है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देखना है। जब अपन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं, तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में आ रहा है, हाँ हमने पढ़ा था सर, क्या बताए थे? हाँ सर बताए थे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बताया था सर ने, ये बताया था। इसका मतलब आपके पास सब्जेक्ट और ये तो देखना ही नहीं है, आपको तो देखना है केवल हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिस वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है वो वाक्य आपके पास पास्ट परफेक्ट का हो गया। तो देख लो इनमें किसमें आया है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो वाक्य बनाते हैं, क्या है? द हेड हैड अराइव्ड बाय देन। अब इस वाक्य में देखो हेड तो है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है वो समझा देता हूं मैं। दिक्कत यह है कि इसके साथ हेड है, याद है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये भी है, ये हेड हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन इसके साथ एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी जो कि गलत है, इस कारण से ये भी गलत हो गया। दूसरा देखते हैं द हैव, तो ये तो हैव आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि आपको तो क्या देखना है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है। द हैड अराइव्ड बाय देन, इस वाक्य में हेड तो दिया हुआ है लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं द हैड अराइव्ड बाय देन, तो यहाँ पे हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो ये जो ऑप्शन है आपके पास ये पास्ट परफेक्ट का होता है, ऑप्शन डी है वो सही हो जाता है। जब आपको पता चल गया ऑप्शन डी सही है तो बस ये कर दो। ये कौन सा टेंस का हो गया? इसमें ये जो वाक्य है, ये जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का होता है। आ गया होगा समझ में? हाँ अब आ गया होगा। मैं कह तो रहा हूँ प्रत्येक एग्जाम्पल का पोस्टमार्टम करेंगे, जैसे डॉक्टर नहीं करता है क्या पोस्टमार्टम, शरीर के पूरे अंगों को खोल देता है, वैसे ही मैं एग्जाम्पल है ना उसके पूरे पार्ट्स को खोल के समझाता हूँ कि ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है। मैं भी तो डॉक्टर ही हूँ ना, इनका टेंसेस का है, वैसे नहीं हूँ मैं, इंसानों का डॉक्टर नहीं हूँ। कहीं देखो गुरुजी का इलाज करवा लेना, हाँ गुरुजी स्टूडेंट्स का इलाज कर देते हैं, बस ये तो पक्का पता है मुझे। स्टूडेंट्स का इलाज जैसा गुरुजन कर सकते हैं वैसा डॉक्टर भी नहीं कर सकता है, ये ध्यान में रखना है बात को। अब देखो आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, बात वही आ जाती है, टेंस को सुधार, टेंस का पता करना है क्या कि आइडेंटिफाई यानी पहचान करो द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस वाक्य में जो टेंस यूज किया गया है वो टेंस पहचान करनी है आप लोगों को। जब आपको टेंस की पहचान करनी है तो मैंने अभी अभी बताया है क्या देखना है, उस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब देखनी है, लेकिन ये समस्या दो वाक्यों में आती है वो भी बताऊंगा मैं। अब जब आपको पता चलेगा कि इसमें टेंस का पता करना है, हेल्पिंग वर्ब पता करनी है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर्ब है, और वर्ब के साथ क्या दिया हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी दो चीज देखनी है, हेल्पिंग वर्ब प्लस एमवी, ये दिया हुआ है, ये पहचान करनी है। अब इसमें दिया हुआ है वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया हुआ है। जब आपको ये पता चल गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहीं पढ़ा हुआ है सर, कहाँ पढ़ा था? अरे हाँ सर बता रहे थे पास्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट कंटीन्यूअस में ऐसा रूल सुना था। हाँ याद आ रहा है सर, क्या रूल था वो रूल था
या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल था। हाँ सर याद आ गया, याद आ गया। तो फिर देख लो कौन सा टेंस हो गया, वाज वर्ब के साथ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? We were going to reach the destination as scheduled। आपको अर्थ आ रहा है नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो वाक्य की पहचान करनी है। पहचान क्या करोगे? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस करोगे। कैसे करोगे? क्योंकि इसमें वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। आ गया होगा समझ में? हाँ गुरुजी का बताया हुआ मैं समझ को नहीं आ रहा है। गुरुजी बता दे भी मैं समझ में आनो ही पड़ेगा और थारे भी दिमाग में घुस जाएगी आज ये, मैंने दे रहा है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हाँ चौथा तो आपने चालती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास भी तो थोड़ी बड़ी है ना। हाँ कोई बात नहीं है, क्लास कितनी बड़ी हो समझना है, समझेंगे बिल्कुल समझेंगे सर, समझना तो है ही। हाँ ईच ऑफ द आर्मी सोल्जर्स डेज फॉर मिशन इन करगिल। अब इस वाक्य में भी समस्या आ गई सर। क्या समस्या आ गई? अब समस्या आ गई कि इस वाक्य में कोई एडवर्ब नहीं है, यानी कोई एडवर्ब भी नहीं है, कोई पहचान भी नहीं है, लेकिन एक पहचान है इसमें। वो पहचान क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है इन करगिल। अभी इन करगिल का मतलब क्या होता है? इन करगिल का मतलब होता है जो करगिल युद्ध हुआ था अपने पास, जो वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था अपने पास, उस युद्ध की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये अपने पास जब इन प्लस कोई पास्ट इवेंट होती है, क्या होती है? पास्ट इवेंट, यानी इवेंट का मतलब यहाँ पे घटना से लिया गया है, तो भी आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। इन प्लस पास्ट टाइम मैंने लिखवाया था, अब यहाँ पे दे दिया भाई अपने पास करगिल, तो मैंने एक बात लिखवाई थी इन प्लस एज यानी अवस्था। तो यहाँ पे अवस्था नहीं होकर एक घटना दी हुई है, कौन सी? करगिल की। और ये क्या है? ईच ऑफ द आर्मी सोल्जर्स वर मतलब डेज फॉर द मिशन इन करगिल, यानी प्रत्येक सैनिक जो सेना है उसका सोल्जर है वो अपने तैयार था करगिल में। अभी इस वाक्य में आपको पहले ऑप्शंस देखने हैं, वर रेडी, आर रेडी, वाज रेडी, हैव बीन रेडी। अब इसमें एक छोटी सी बात समझा देता हूं मैं आप लोगों को। देखो इसमें आपको वर्ब है वो केवल संकेतवाचक है, ये सिंपल टेंस होता है। ये सिंपल कैसे? देखो मेरा सिंपल बताने का अलग नजरिया होता है, जहां से आप टेंस पढ़ते हो वहां पे अलग नजरिया है। अब यहाँ पे सिंपल बात बता देते हैं। पहले यहाँ पे आपको बी वर्ब है वो भरनी थी। एग्जाम्पल दूसरे तरीके से लिख के बताता हूँ, पहले ऑप्शन की बात करते हैं। आपके पास ये पता चल गया कि पास्ट का बनेगा, तो प्रेजेंट वाले तो काट दो। प्रेजेंट वाले काट दिया, कौन से? एक तो ये काट दिया क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, ये प्रेजेंट का है, इसको काट दिया। अब बच गया ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, वाज रेडी और वर रेडी। अब आप क्या करोगे? सोल्जर्स देखिए और क्या बहुवचन है सर, बहुवचन है तो ये कर दोगे और ये गलत हो जाएगा आप लोगों का। गुरुजी को गलत किया, सोल्जर्स के साथ तो बहुवचन ही हुआ है। मैंने यही तो बताया था आप लोगों को, वर का प्रयोग है वो प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता के साथ होता है, ये तो मैंने समझाया था। अब आपको सर आपने खुद बताया, आप खुद ही गलत निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो सर? अरे सर गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने अगर मेरी क्लास देखी हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, तो मैंने उसमें एक नियम लिखवाया था। मुझे तो याद आ रहा है भाई वो नियम क्या नियम था? वो नियम था ईच प्लस ऑफ प्लस पीसीएम, ये मैंने एक रूल लिखवाया था। ये क्लास कहाँ देखी थी? हाँ मुझे आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखी थी। इसके साथ आपको एसवी का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है? एसवी का प्रयोग करना होता है। एसवी का मतलब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब से लिया गया है, और सिंगुलर वर्ब कहाँ पे? ये है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा वाज रेडी। हाँ गुरुजी समझा रहा है तो वो बढ़िया समझा रहा ना। हाँ तो यहाँ पे सोल्जर्स है वो इसके जो वाज है वो सोल्जर्स के अनुसार नहीं आया है, वो ईच के अनुसार आया है, ये ध्यान में रखना है। ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास जब अपन अलग से बनाएंगे तब समझाएंगे। देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ओहो एग्जांपल बड़ा ही शानदार है। क्या दिया हुआ है? चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब ये समस्या हो जाती है, यहाँ पे समस्या आपको होने वाली है, 100% होने वाली है, वाक्य की सही पहचान करना। अब वाक्य की पहचान कैसे करेंगे सर? वाक्य तो सारे दिए हुए नहीं दिए हुए, बिल्कुल दिए हुए हैं। इस वाक्य में समस्या क्या आने वाली है? इसमें आपको टेंस का नेम पता होना जरूरी है, टेंस की एडवर्बियल होनी जरूरी है, और हर एक फैक्ट पता होना जरूरी है। फैक्ट जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, कहीं पे फैक्ट नहीं ले। देखो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या दिया? व्हेन आई वोक अप ही हैज ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट। इस वाक्य की सबसे बड़ी गलती तो ये है कि इस वाक्य में आपके पास क्या है? ये जो आई वोक है ये वर्ब की सिंगल फॉर्म है। यहाँ पे
चलो एक बार, हाँ, ये जो वर्क है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, ये तो, और यहाँ पे दे दिया इसने प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये नियम कभी नहीं होता है कि जब दो वाक्य वेन से जुड़े और एक पास्ट इंडेफिनिट में और एक प्रेजेंट परफेक्ट में बने, ऐसा कभी नहीं होता है। ये मैंने अपनी क्लास में समझाया आप लोगों को, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे में आते हैं, व्हेन आई वोक अप, पास्ट इंडेफिनिट है, ही हैड ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट, इसके बारे में बात करते हैं। ये सही है, लेकिन ये क्यों सही, इसका कारण समझाऊंगा भाई। When I had woken up, he had already ate, तो ये गलत क्यों है, इसका कारण बता देता हूँ। ये वाक्य तो सही है, लेकिन यहाँ पे had के साथ इसने क्या किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, जो कि गलत है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये had के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये गलत हो गया। तो इसके बारे में बात करें तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। इसके बारे में बात करते हैं, when I had woken up, had के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, कोई बात नहीं। he has already ate, तो इसमें दो गलती हो गई, ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है, और इसके साथ एक और गलती हो गई, इसने वर्ब की गलती हो गई, नहीं रहा, गलती कर रखी है। हाँ, हैज के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी नहीं आती है, मैंने ये आप लोगों को टेक्स्ट में समझा दिया था। अब बात करते हैं ये वाक्य सही क्यों है, इसका कारण पता होना जरूरी है। यही तो बता रहा हूं मैं आप लोगों को, हर चीज का कारण होना जरूरी है। देखो इस वाक्य में आपके पास वाक्य दिया हुआ है व्हेन से जोड़ के हुए, यानी व्हेन से जुड़ा है, व्हेन आई वोक अप, है ना, व्हेन आई वोक अप। तो मैंने एक बात लिखा है कि अगर आप लोगों को याद है कि जब दो वाक्य व्हेन से जोड़ते हैं, किससे, व्हेन से, और एक वाक्य में पूर्णता दर्शाना मतलब दिखाने वाले, दर्शाने वाली वर्ब हो। अब ये जो वर्ब कौन कौन सी बताई थी मैंने, वर्ब हो, और ये वर्ब मैंने बताई थी जैसे स्टॉप है, इसके अलावा कंप्लीट है ना, ये मैंने समझाई थी, इसके अलावा फिनिश है, ये सारी पूर्णता दर्शाती है, यानी काम की समाप्ति को इंगित करती है। लेकिन यहाँ पे तो इट दिया हुआ है, तो ये तो आती नहीं सर, ये तो पूर्णता दर्शा ही नहीं रही है, इसमें तो समस्या आ गई। लेकिन फिर मैंने एक बात और बताई थी, पूर्णता दर्शाने का यानी पूर्ण होने का संकेत, पूर्ण होने का संकेत होगा, ये मैंने अपनी क्लास में समझाया था आप लोगों को, अगर ध्यान में है तो। इसमें पूर्ण कहां पे है, जिस वाक्य में ऑलरेडी होता है वो पूर्णता दर्शाती है, और ऑलरेडी के साथ अगर आपको ध्यान में हो, क्या ध्यान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, कि ऑलरेडी के साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना होता है। किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट, मैं भी क्या क्या लिख रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे तो किया नहीं, ये इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने एक बात बताई थी, एडवर्ब जो एडवर्ब होती है उनके चिपके नहीं रहना है, ये तो मैं हमेशा बताता हूँ। तो यहाँ पे जब अपन ने वेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया है और इसमें पूर्णता दर्शाने वाली एडवर्ब दी हुई है, वर्ब नहीं दी हुई है, तो भी इसके साथ पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो बात मैंने लिखी वो साबित हो रही है, सही है। व्हेन आई वोक अप, जब मैं उठा वह अपना नाश्ता पहले ही कर चुका था। यहाँ पे ऑलरेडी के साथ अगर यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं होता, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये वाक्य ही नहीं होता आपके पास, अगर ये वाक्य नहीं होता यहाँ पर, है ना, केवल यहां से होता, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट का ही प्रयोग करना है ना, ध्यान में रखना मेरी बात को जो मैं समझा रहा हूँ। ये बात इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको समझना जरूरी है, गलती आप यहीं पे करते हो। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, क्या दिया हुआ है, आई डेस द मेडिसिन्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर्स फॉर अ वीक। बहुत ही सिंपल सा वाक्य है, बट नाउ आई स्टॉप्ड। एक शुरू में एक वाक्य है, पहला वाक्य जिसमें मैंने समझा था कि सिंस या फॉर के साथ जब टाइम दिया हुआ होता है तो उसमें आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करना होता है। अब आप कहोगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, इन तीनों में से किसी का प्रयोग करना। अब तीनों तो करेंगे नहीं, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे कि बट नाउ आई स्टॉप्ड, लेकिन अब मैंने इसको रोक दिया, तो यहाँ पे ये पास्ट की पहचान हो गई, पास्ट हो गया ना, पास्ट इंडेफिनिट है वर्ब के सेकंड फॉर्म होने से। अब जब आपको ये पता चल गया कि वाक्य पास्ट की बात कर रहा है और सिंस के साथ सिंस या फॉर के साथ टाइम में दिया हुआ है फॉर ए वीक, फॉर प्लस टाइम आ गया नहीं आ गया, यहाँ पे ये देखो फॉर ए वीक, तो जब फॉर के साथ टाइम आ गया है तो पास्ट में बन रहा है, तो इसका मतलब टेंस कौन सा हो गया,
टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये जो परफेक्ट है वो कौन सा बनेगा, ये आपके पास पास्ट का बनेगा। और पास्ट कहां पे है, वो ये रहा हैड बीन टेकिंग। कब बनता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, याद आ रहा है क्या? हाँ सर याद आ रहा है, कहां पे? हाँ सर बताया तो था थे, क्या बताया? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास वाक्य कंप्लीट। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, ये तो ज्यादा टफ नहीं था। नेक्स्ट है चूज द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फ्रॉम द सेंटेंसेस। अभी रूल बोला था, अभी एग्जांपल आ गया है। क्या आप तो गुरुजी थे तो आगे की बात कर लो। अरे तो गुरुजी का तो बनाया रहा है ये, है ना? हाँ गुरुजी बना रहे होते हैं, जना गुरुजी तो बेर ये की क्या आना पड़ता है, जना गुरुजी बात करते हैं। क्या है टेंस? टेंस पता करना सर, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस गुरुजी क्या पता करूंगा मैं, टेंस की पहचान क्या कर सकता। तो ये सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको टेंस पहचान करनी है तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस एमवी का पता होना जरूरी है। तो ये आप पता कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं, ये तो पहचान है केवल दो वाक्यों में। दो वाक्य ऐसे हैं जहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, वो है आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य। पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य, बस ये है जिनमें आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, जो मैंने आपको समझाई है भाई, वहां पे देख लेना। अब बात करते हैं कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान करनी है। हाँ गुरुजी करनी तो है, क्या करा गुरुजी? तो करनी क्या है आप लोगों को, मैंने एक बात बताई थी कि आपके पास अगर आपको हेल्पिंग वर्ब याद है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, जो मैंने अभी बताई है, तो आप इसमें पहचान कर सकते हो। क्या है वो मैंने बताई थी, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से ही टेंस बदलता है, टेंस की पहचान होती है। तो हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिस वाक्य में है वो वाक्य आपके पास पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। अब देखो बात करते हैं, चिल्ड्रन प्लेड, इसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये तो नहीं है, ये तो पास्ट इंडेफिनिट का है। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग, हैज या हैव, हैज याद रखना आगे भी क्वेश्चन आएंगे, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की बात करें तो ये आता है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। इसमें आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ये आता है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। द चिल्ड्रन हैड प्लेड, जिस वाक्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो वाक्य आपके पास पास्ट परफेक्ट का होता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत होगा। अब आते हैं इसमें, देखो क्या दिया हुआ है, द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग। तो जहां पे हैड दिया हुआ है ये रहा, बीन दिया हुआ है ये रहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही, कहां पे ये रही भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये हो जाता है आपके पास पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। रूल हो गया, समझ में आ गया? हाँ गुरुजी आ गए बिल्कुल। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कहां देरी है, हमें देरी नहीं करनी है। हाँ, while he was in the military he still regularly days to me। क्या बात है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, चलो इसको करते हैं। While he was in the military, जब वो मिलिट्री में था, he still regularly, अब जिस वाक्य में मैंने बताया था रेगुलरली आ जाता है वो वाक्य आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है। अब आज समस्या होगी ठंडी, क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल वाक्य ऐसे एस लगा देंगे वर्ब में, तो है ना, ये तो हो गया। लेकिन समस्या आ गई कि यहाँ पे इसने वाज कर दिया। अब समस्या ये आ गई कि यहाँ पे वाज है और यहाँ पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कर ही नहीं सकते हो फिर, यानी जब वो मिलिट्री में था तब वो मुझे आज लिखता है, ऐसे कभी नहीं होता है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आप लोग देखो भाई, आप ऑप्शन ये करोगे, अपने रेगुलरली देखा, आप 100% ऑप्शन ए करोगे, ये गलत है। ये तो गलत बता दिया गुरुजी, समस्या आ गया। तो अरे जब आपको आपके पास सीधी सी पहचान दी है, वाई से दो वाक्य जुड़े हैं, एक वाक्य आपके पास पास्ट में दिया हुआ है तो दूसरा तो पास्ट में ही बनेगा। अब ये पास्ट में कौन सा बनेगा, इस ये बात बता रहा है आदत की। आदत मतलब रेगुलरली, यानी वो जिसे अपन नियमित कहते हैं, नियमितता बता रहे हो ना, नियमित हो रहा है, तो इसका मतलब काम क्या, रेगुलरली बता रहा है। अब ये रेगुलरली है, ये आपके पास पास्ट इंडेफिनिट में भी आती है, तो इसका मतलब ये वाक्य आपके पास पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा कि वो जब मिलिट्री में था तो मुझे हमेशा लिखता था, तब भी वो मुझे हमेशा लिखता था। स्टिल रेगुलरली का मतलब होता है
कि तब भी हमेशा लिखता था। तो ये बारंबारता बताता है, और बारंबारता बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कब करेंगे? ये हाथ से छोड़ दे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये लगा दिया तो पास्ट इंडेफिनिट है। ऐसा पोस्टमार्टम देखा है क्या वाक्य का? नहीं देखा है, मुझे पता है, तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा रोट। वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, है ना? ये आ गया होगा समझ में भी। ऐसा पोस्टमास्टर तो नहीं पढ़ा भाई, आप मुझे पता है कहीं नहीं पढ़ाते हैं, मैंने क्लास भी तो देखी है, मैंने गुरुजनों को भी देखा है, मैंने सबको सुना, आप लोगों के लिए सब कुछ सुनता हूँ, समझना पड़ता है मुझे भी क्या 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 हमें रख रहे हैं, आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। देखो वाक्य आ गया बड़े शानदार, बाय द टाइम शी वाज 15, बाय द टाइम शी वाज 15 शी डेज ए ब्यूटीफुल सिंगर। समस्या आ गई, क्या करोगे कि जब वो 15 साल की थी, यानी बाय द टाइम तक, 15 साल की उम्र तक का मतलब होता है बाय प्लस पास्ट टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब इस वाक्य को आपको किसमें करना है? बाय प्लस पास्ट टाइम। सर इसमें टाइम तो नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है? बाय द टाइम शी वाज 15, ये रहा पास्ट का टाइम, जब वो 15 वर्ष की थी या तक, बाय मतलब तक, बाय प्लस पास्ट टाइम, इसका मतलब इसके साथ आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है? पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है। पास्ट परफेक्ट कब बनेगा? वो बनेगा आपके पास हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से। तो देख लो ऑप्शन में, ये रहा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बिकम। तो समझ में आ गया होगा, ये तो कोई ज्यादा टफ नहीं है, पहले लगा चुका है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट यार चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें समस्या आने वाली होती है, इसमें समस्या आती है रहे। क्या है कि क्या दिया हुआ है? चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको सही वाक्य पहचान करना है। अब इसमें क्या होता है कि आपको पूरा ध्यान में होना जरूरी है, आपको नियम ध्यान में होने जरूरी है, आपको हेल्पिंग वर्ब का पता होना जरूरी है, इसके अलावा एडवर्ब का पता होना जरूरी है, इसके अलावा तथ्य जो मैं समझा रहा हूँ वो तथ्य आना जरूरी है, तब ही जो ऑप्शन है वो सही कर सकते हो। कोई नहीं, मैं समझा रहा हूँ ना, मैं बताऊंगा सारे तथ्य। गलत क्यों है? सेम हैव गॉन टू बाय सम ग्रोसरीज, वाक्य में कोई गलती नहीं है, बस एक छोटी सी गलती है, सेम एक वचन है और एक वचन के साथ हैव नहीं आता है। तथ्य पता चला ये? इसको काट देते हैं, ये लो काट दिया सर। बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? सेम हैड बीन गॉन टू बाय सम ग्रोसरीज। देखो वाक्य में कोई गलती नहीं है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, ये जो बीन है ये भी है, लेकिन इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। हैड बीन गोइंग आता तो अपने पास ये क्या है? ये वाक्य सही होता, लेकिन यहाँ पे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब ये भी गलत हो गया। अब आते हैं इसमें सेम बी गोइंग। सेम जो बी है ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करती है, ये केवल सहायक जो वर्ब होती है उसके रूप में काम में ली जाती है, मैंने क्लास में समझा दिया है, देख लेना वहां पे। तो इसके साथ ये नहीं होगा। सेम वाज गोइंग टू बाय सम ग्रोसरीज, ये सही लग रहा है मुझे, तो कैसे ये सेम है, वो एक वचन सब्जेक्ट है, इसके बाद में वाज या वर दिया हुआ है, ये भी ठीक है, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी दिया हुआ है, ये भी सही है, इसके बाद में बाकी अदर वर्ड है जैसे ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी हो, बाकी सब कुछ दिया हुआ है, आपको तो केवल यहाँ पे ध्यान देना है, ये सही हुआ है। तो इसका मतलब अब करता है एक वचन होने पे पास्ट कंटीन्यूअस में वाज का प्रयोग करता है, तो सेम एक वचन है, वाज आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी दिया हुआ है, ये भी सही है, बाकी ऑब्जेक्ट है, तो फिर बाकी आपका ऑप्शन है ये सही हो जाता है। हो गया सही, हम दूसरा हो गया, तो चलो फिर आगे ये लो। हाँ, तरुण डेज टू अटेंड द प्रोग्राम द अदर डे। समस्या आई गुजी, कैसे आई सर? आपने ये अदर डे तो बताई नहीं, मैंने बताई थी अगर आप लोगों को ध्यान में हो, है ना, टुडे या दैट डे, मैंने बताया था दैट डे, वो दैट डे जो होता है वो अदर डे ही होता है ना। द अदर डे के साथ आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना होता है। द अदर डे का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का जब पता चल जाए बाकी पास्ट इंडेफिनिट का है तो सिंपल, और बाद ये पता लग है ये बाकी तो सिंपल है। ये सिंपल का कैसे पता चलता है? जिस वाक्य में ना तो नोट दिया हुआ हो, है ना, ये भी नहीं हो और इंटरोगेटिव मार्क भी नहीं हो, वो वाक्य आपके पास सिंपल होता है। अब जब ये पता चल गया पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य बनेगा, तो कब बनता है? कब बनेगा भाई? वो बनेगा आप लोगों के पास वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने से, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो है नहीं इसमें। समस्या आ गई, इसका मतलब है आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, ऑप्शन में आपके पास नेगेटिव बना रखा है, इसमें तो नोट नहीं दिया हुआ, लेकिन इसमें नोट नहीं दिया, लेकिन ऑप्शन है हेल्पिंग वर्ब के बाद तो नोट लगाते हैं,
तो इसका मतलब ये वाक्य नेगेटिव बनवा रहा है, और आपको ये पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य बनाना है इसको, तो कब बनता है सर? वो तो बनता है, देखो आपने नियम लिखवाया था, क्या लिखवाया था? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये नियम लिखवाया सर आपने तो। हाँ तो कोई बात नहीं, तो इससे देख लो ये फर्क पड़ा है। इस जिस वाक्य में जिस ऑप्शन में डिड आया है, देखो डिड कहाँ पे, एक इसमें एक इसमें, आ गया समझ में। अब बात करते हैं कि ये दो तो काट देते हैं, ये दो काट दी गई। अब अपने को पास्ट इंडेफिनिट दोनों ऑप्शन देखने हैं, कंपैरिजन करना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही। अब देखो ये देखते हैं, डिड नॉट वांटेड। अब डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है, देखो मैंने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रखी है। अब ये क्यों नहीं आती है, इसके लिए तो थाने क्लास ही देखनी पड़ेगी भाई। मैं ठीक समझाऊं, मैं तो थाना ठीक समझाता हूं, तो फिर क्लास कौन देखोगे मेरी? अभी तो देखनी है ना, तथ्य सारा पढ़ना है। अब इसमें देखिए डिड नॉट वांट, ये सही हो रहा है ऑप्शन। कैसे? डिड दिया हुआ है, नॉट दिया हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, ऑप्शन हो गया सही। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। पहचान करवा रहा हूं ढंग से, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ गुरुजी याद हो जैसी थे पढ़ाया, हमारा याद नहीं हुआ है। और मैं पढ़ तो नहीं, पढ़ो जाना तो याद हो ही है। चलो ठीक है, देखते इसको। डैश मीरा डैश टू कंट्रीब्यूट फॉर द चैरिटेबल कॉज। अब इसमें आपके पास कोई पहचान नहीं दी है, कोई पहचान नहीं है कि इस वाक्य को अपन किसी, इस वाक्य को कोई भी टेंस में बना सकता हूं मैं, 100% समझाऊंगा। देखो कैसे। ये वाक्य केवल आपके पास आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑप्शन है वो सही बैठेगा, इसके अलावा कोई नहीं है। देखो मैं इसको दूसरा बना देता हूं, मैं आपको हर एक टेंस का प्रयोग करके बताऊंगा इसमें। पहले तो इसको सही करते हैं। डिड केम आता है क्या? नहीं आता है। क्यों? डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये ऑप्शन गलत हो गया। डिड कम, ये हम देखते हैं। डिड केम, ये तो दोनों ऑप्शन सेम हो गए। डिड कम्स, डिड के साथ वर्ब में एस भी नहीं जुड़ता है, तो इसका मतलब डिड केम हो जाएगा। क्यों? सॉरी ये नहीं होगा, मैं भी था लिखते हैं बावर। डिड कम हो जाएगा, क्यों? डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड कम। अब देखो मैं यहाँ पे बात बता देता हूँ, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है वो डू, डज और कम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोई एडवर्ब नहीं है उसमें, कौन सा टेंस बनाना है। इसमें अगर अपन बात करें तो हैज और कम भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा के अनुसार हैज भी सही है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सही है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो ये भी सही होता है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे विल कर देता और यहाँ पे कम कर देता तो भी सही है। क्योंकि कोई पहचान ही नहीं है, ये आपको ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। क्यों ऑप्शन ये गलत क्यों है, इसका कारण बता दें। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसमें वर्ब में ऐसे ही जुड़ा हुआ है। तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जो आपके ऑप्शंस पे देखने होते हैं, और यहाँ ऑप्शंस पे देखने वाले जो एग्जांपल होते हैं वहां पे आपको सारे तथ्य याद होने जरूरी है। और तथ्य कहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे? तथ्य मेरी क्लास में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोनिका वाज स्टडीइंग इन द रूम while her brother dash TV watch। समस्या आ गई 100%। कैसे? अब मैं बात बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने मेरी क्लास देखी है तो याद है, नहीं देखी तो कहाँ से याद होगी। और ये नियम आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। मैंने एक बात बताई थी, अगर आप लोगों को याद है तो। हाँ सर बताइए, तो एक बताइए। मैंने बताया था कि while जो होता है, when और while, मैंने एक बात बताई। while के लिए मैंने एक स्पेशल रूल और लिखवाया था। ये लिखवाया था कि while से जब दो विपरीतार्थक कार्य होते हैं, यानी दो वाक्य जुड़े हुए और दोनों में विपरीतार्थक कार्य हैं, तो दोनों में एक ही टेंस का प्रयोग करते हैं। एक ही टेंस का प्रयोग होता है, का प्रयोग। अब एक ही टेंस का प्रयोग करेंगे, इसका मतलब है एक वाक्य में जो टेंस दिया हुआ है दूसरे वाक्य में वही करना है। इतनी सी तो बात है। तो इसमें जब देखा तो सर इसमें तो क्या दिया हुआ है, इसमें तो सर पास्ट वाज या वर्ब प्लस उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया हुआ है। वाज या वर्ब है ना, दिया हुआ ना, अभी पढ़े हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये कौन सा टेंस में हो रहा है? ये हुआ आपके पास से पास्ट कंटीन्यूअस में। और जब ये पास्ट कंटीन्यूअस में है तो आगे वाला भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनेगा। अब सर हमें कैसे पता चला कि विपरीतार्थक कार्य है इसमें? देखो मोनिका वाज स्टडीइंग इन द रूम, मोनिका है वो तो पढ़ रही थी कमरे में। अब यहाँ पे वाइल का मतलब जबकि लिया जाएगा। जब विपरीतार्थक कार्य होता है ना तो यहाँ पे जबकि अर्थ होता है। जबकि हर ब्रदर, जबकि उसका भाई वो क्या कर रहा था, वो टीवी देख रहा था।
अब एक पढ़ रहे हो और एक टीवी देख रहे हो, दोनों विपरीतार्थक कार्य है कि नहीं है? अरे मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, तो अपना विपरीतार्थक कार्य है ना। टीचर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था जबकि तुम लोग लिख रहे थे, दोनों बात वही रहे, कहीं बोल दो, है ना। तो ये कहने का मतलब है, जब ये पता चल गया कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनेगा, कब बनेगा, वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाने से। तो यहाँ ये जो ऑप्शन सब है ये गलत क्वेश्चन की टाइप हो गए हैं यहाँ पे, तो कोई बात नहीं है, इनको तो मैं हटा देता हूँ, ज्यादा सोचा विचारी नहीं करनी है। गुरुजी से भी गलती हो जाए, अरे टाइपिंग करनी रहे ना, तो टाइपिंग में ये जो क्वेश्चन है, ये जो ऑप्शन है वो दूसरे क्वेश्चन के है, मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ। इसके अनुसार आपको ये पता चल गया कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का बनने वाला है, तो पास्ट कंटीन्यूअस में यहाँ पे बना देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास वाज वॉचिंग, है ना, ये हो जाएगा आपके पास। ये ध्यान में रखिए, यहाँ देखो गुरुजी की गलती होगी, ये तो टाइपिंग की गलती है, मेरी थोड़ी गलती है, नियम तो सारा ही समझाया हूं ना। हाँ, गुरुजी गलती तो सारी दिखी है, ऐसा नहीं दिखा है, मैंने भी दिखा है ना, कोई बात नहीं। आगे वाला एग्जांपल देखते हैं, देखो आगे वाला सही है। गलती एक आधी तो गलती इंसान से होती है रे, मैं कोई भगवान थोड़ी जो मेरे से गलती को नहीं हुआ है ना, गलती आप लोग भी करते हो, आप तो गलतियों का पुतला हो, मैं थोड़ी बहुत ही करता हूँ। देखो आगे वाला एग्जांपल समझाता हूँ, क्या दिया हुआ है, आई डेज हियर फॉर ए मंथ टिल लास्ट मंथ। जिस वाक्य में लास्ट प्लस टाइम में दिया हुआ होता है, लास्ट प्लस टाइम, तो उसके साथ आप कौन से टेंस का प्रयोग करोगे, उसके साथ आप पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करोगे। अब जब मैंने आपको ये बता दिया कि लास्ट प्लस टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करोगे, तो 100% आप बिना सोचे समझे कर दोगे, हाँ गुरुजी से बताया, और आप कर दोगे। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं दे रखी है, तो आप इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दोगे। ये गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज और दे रखी है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है फॉर ए मंथ, और जिस वाक्य में सिंस या फॉर प्लस टाइम में दिया हुआ होता है टाइम, और उसके साथ अगर कोई पास्ट टाइम में दिया हुआ होता है, तो उस वाक्य को आपको किस में बनाना होता है, उस वाक्य को आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाना होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। गुरुजी अट्ठे तो थे माने ही बता दिया, अट्ठे से नहीं आएगा, तो गुरुजी तो थाने समझावा ही ना, अरे चीज बतानी पड़ती है। देखो ये इसमें भी बताऊंगा मैं, पहले हम देखते हैं कि आपको ये पता चल गया भाई इसमें सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस पास्ट टाइम दिया हुआ है। देखो मैं लिखवा रहा हूं था ना, हाँ इसके साथ मैंने अपनी क्लास में भी समझाया है, अगर ये दोनों टाइम है तो आपको इसको बनाना है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब जब ये आपको पता चल गया ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनेगा, तो बनेगा कैसे, वो बनेगा फिर आप लोगों के पास हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी लगाने से, ये हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लो जिसमें हैड बीन बीन, ये देखो इसको एक बार छोड़ते हैं, वुड हैव बीन, इसके बाद है हैव बीन, और उसके बाद है हैड बीन। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो हैड बीन बीइंग नहीं होता है, ये ध्यान में रखना मेरी बात, दो बी वर्ब एक साथ नहीं आती है, तो ये भी और ये गलत हो गया। वुड हैव बीन बनेगा नहीं, क्योंकि मैंने तो बता दिया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब ये प्रेजेंट का है, तो इसका मतलब आपके पास हैड बीन होगा। अब यहाँ पे हैड बीन है, ये आपको अभी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं दी हुई है, तो कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे ये जो बीन है ये मेन वर्ब का भी काम करती है, इसको आप पास्ट परफेक्ट में भी बना सकते हो, ये मैंने क्लास में भी समझाया है, ये बात मैं यहाँ पे एग्जांपल में भी समझा देता हूँ। कहीं ये देखो गुरुजी मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो है, तो नहीं तो ये पास्ट परफेक्ट में भी बन सकता है, मैंने क्लास में समझा रखा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, हैड बीन हो गया वाक्य कंप्लीट। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में, ये आ गया होगा समझ में। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, एज सुन, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें वर्ब भरेंगे भाई, एज सुन एज आई वाज रेडी टू लीव। जब दो वाक्य एज सुन एज से जुड़े हो और एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य घटित हो जाता है, तो उस वाक्य में आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना होता है दोनों वाक्यों में। तो दोनों वाक्यों में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट ये बता देते हैं भाई। एज सुन एज दिया हुआ है, आई वाज रेडी जैसे मैं तैयार हुआ, इट टू पोर का मतलब होता है बारिश की बूंदाबांदी, है ना, स्टार्ट। अब जब ये पता चला मैंने एक काम किया भाई, मैं जैसे ही तैयार हुआ क्या शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई, तो एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सर, तो इसका मतलब दोनों वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में। अब एक बात समस्या आ जाती है कि यहाँ पे जो वाज है ये समस्या दे देता है बच्चों को, बड़ा ही दिक्कत कर देता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं है। ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये पास्ट सिंपल होता है, संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं,
आई एम ए टीचर, है ना। तो कोई पूछे ये कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट सिंपल होता है। लेकिन आपको गुरुजन क्या पढ़ाते हैं, जो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है उसको सिंपल वाक्य बनाते हैं, वो कहते हैं वो प्रेजेंट सिंपल है। नहीं, ये वाक्य संकेतवाचक होते हैं, इसमें कोई वर्ब है वो काम नहीं करती है। मैं टीचर हूं एक संकेत है, ये बात ध्यान में रखनी है ना। हाँ गुरुजी फिर बताओ उसको माने नहीं बता, तो गुरुजी तो आवाज जाना बताओ, ध्यान बतानी पड़ेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे सारी बात बता देंगे। हाँ, अब ये पता चल गया ये पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा, एज सुन एज से जुड़ा है, एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य घटित हो रहा है, तो ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है कब बनेगा, जब आप वर्ब की सिंगल फॉर्म लगाओगे। तो स्टार्ट की सिंगल फॉर्म क्या होती है, स्टार्टेड होती है, वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। इसमें ऐसे वर्ब भी सही करनी होती है, कोई दिक्कत नहीं, सारे समझाऊंगा एग्जांपल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, बाय द टाइम आई वाज इन्फॉर्म्ड। एग्जाम्पल आ चुका है इसके जैसा, द रजिस्ट्रेशंस डेज क्लोज्ड बी। अब यहाँ पे वाक्य बड़ा ही शानदार एग्जाम्पल है। पहले तो आपको इसकी पहचान ही हो गई होगी, कौन सा टेंस होने वाला है, हो गई या पहचान नहीं हुई, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। जिस वाक्य में बाय प्लस टाइम होता है, बाय प्लस पास्ट टाइम, अब उसमें पास्ट टाइम है कि नहीं है रे, बाय द टाइम आई वाज इन्फॉर्म्ड, बाय के साथ जब, यानी उस समय तक जब तक मुझे इन्फॉर्म किया गया, या ये पास्ट, ये अपने पास ये वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस वाक्य है। ये पैसिव वॉइस की मैंने क्लास अपलोड तो कर रखी है, लेकिन अलग से और लेके आने वाला हूं, ध्यान रखना ये कंप्लीट हो जाए अपने टेंस की क्लास। कई लोग तो एक ही क्लास में टेंस कंप्लीट कर देते हैं, 2 घंटे की क्लास में टेंस कंप्लीट। यहाँ पे मैंने आप लोगों को प्रेजेंट टेंस है वो 2 घंटे से ऊपर हो गए थे, पास्ट टेंस है वो 2 घंटे से ऊपर हो गए थे, अभी फ्यूचर और आने वाला है ना, ध्यान से देखना। तो यहाँ अब जितनी बड़ी क्लास होगी फैक्ट्स भी उतनी आएंगी भी आप लोगों के पास। मैं इधर उधर की बातें भी नहीं करता, मैं डायरेक्ट तथ्य की बातें करता हूँ। अपने पास कुछ एक बीच में बोर हो जाते तो जरूर बोल देता हूँ, नहीं तो बाकी कुछ नहीं बोलता मैं। हाँ, ये पता चल गया कि बाय प्लस पास्ट टाइम दिया हुआ है, तो टेंस होगा पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट का होगा तो कब बनेगा, जब आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। तो ये एग्जांपल आ चुकी है, ज्यादा नहीं समझाने वाले। तो यहाँ पे अपने पास कब बनता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड बीन आ जाएगा, है ना। ये पास्ट परफेक्ट का है, पैसिव वॉइस का वाक्य है ये भी। ये पैसिव वॉइस के एग्जांपल है, वो आपको ज्यादा समझाने हैं तो वहां पे समझा दूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है, हैरी डेज मी टू हिज फार्म हाउस वंस। अब जिस वाक्य में वंस होता है वो वाक्य आपके पास पास्ट इंडेफिनिट का होता है, ज्यादा टफ नहीं है, तो ये मैं बता देता हूं। अगर नहीं ध्यान में आ रहा तो वंस देयर वाज, याद आ रहा होगा, देयर वाज अ डॉग, है ना, वो कुत्ते की कहानी, कोई भी कहानी लिखते तो ये तो लिखते हैं वंस देयर वाज, तो ये पास्ट की पहचान होती है, वंस एक बार ये होता है। जब ये पता चल गया कि वंस के साथ आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है, पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा वाक्य है, सिंपल वाक्य है, और सिंपल वाक्य कब बनता है, वर्ब की सिंगल फॉर्म लगाने से बनता है ना। वर्ब की सिंगल फॉर्म लगा देंगे तो इनवाइट का आप क्या कर देंगे, इनवाइटेड कर देंगे, वाक्य हो जाएगा सही। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट, ज्यादा करनी है तो ज्यादा देर टाइम नहीं लगाएंगे। ये भी ऐसे इट इज अबाउट टाइम, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, गलत करोगे द पियोन डेज माय हाउस क्लीन, वर्ब भरनी है। अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो मैंने एक बात लिखा थी पास्ट इंडेफिनिट में कि जब कोई वाक्य इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम से शुरू हो तो उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। अब आप क्या करोगे, ये इसमें इस डेट पे क्या होगा, तो प्रेजेंट का है, तो फिर इसको भी प्रेजेंट में कर देते हैं, जो कि गलत है। अब मैं बात बता देता हूं कि इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग क्यों करते हैं, पहले तो इसको बनाता हूं, उसके बाद में क्यों करते हैं वो बताएंगे। तो वर्ब की सिंपल फॉर्म बना देता हूं, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल वाक्य है इसलिए। अभी ये जो इट इज टाइम है, इट इज अबाउट टाइम है, इसके बारे में बात करते हैं। छोटी सी बात बताएंगे, जब मैं कोई से मिला, जब मैं किसी से मिलता हूं तो मैं यार वो टाइम नहीं है जिस टाइम पर मैं बैठे उस टाइम पे ऐसा करता था, यार ये वो समय है जब मैं किसी अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, यार 4 बज गए, इस टाइम पर मेरे घर में ऐसा होता है, ऐसा होता था, ऐसी बात करते हैं, पास्ट की बात करें, यार वो टाइम तो है, इट इज टाइम, यार ये वो समय है जब मैं वहां पे ऐसे वेट करता था किसी का,
किसका करता था पता नहीं, वो नहीं बताऊंगा मैं, हाँ वो नहीं बताना। लेकिन समस्या ये है कि जब बात करते हैं अपन दो लोग तो वो यही है कि यार ये वो समय है जब मैं वहां पे ऐसा करता था, ये वही है, इट इज अबाउट टाइम जब, ये वो समय है द पियोन क्लीन माय हाउस, कि वो जो पियोन है मेरा घर साफ करता था, ये कह रहा है ना। तो हो गया सुन, मैंने क्लास में भी सुना है। नेक्स्ट बात करें तो क्या लिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ है, When my friend was boarding in bus, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, someone days his purse steal, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या है, जब मेरा दोस्त बस में चढ़ रहा था, बोर्डिंग का मतलब चढ़ना, और अब someone days his purse steal, एक नियम लिखा है था, थोड़ा सा याद आ रहा हो कि जब दो वाक्य when while से जुड़े हो तथा एक कार्य पहले से चल रहा हो, एक कार्य पहले से चल रहा हो तो तथा एक बीच में घटित हो, एक मैं पुरानी लिखूंगा बताऊंगा, बीच में घटित हो। तो देखो इसमें ऐसा ही हो रहा है भाई कि जब वो बस में चल रहा था तो बस, तो फिर क्या है, जो पहले से चल रहा होता है, जो पहले से चलता है उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और जो बीच में घटित होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अब आगे होगा समझ में। अब पहले से काम चल रहा था उसका बस में चढ़ने का, जैसे मैं बस में चल रहा हूं तो मेरा काम चल रहा है नहीं चल रहा, और बीच में क्या हो, किसी ने पर्स चुरा लिया भाई, इसका मतलब इसका काम है वो बीच में घटित हुआ है और इसका काम वो पहले से चल रहा था, तो इसको तो मैंने पास्ट कंटीन्यूअस में पहले ही बना रखा है। कैसे पता चला, बाज या वर्ब के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया हुआ है, तो ये तो मैंने पास्ट कंटीन्यूअस में बना दिया पहले ही। जब ये पास्ट कंटीन्यूअस में बन गया तो बीच में घटित हुआ है इसका, किसी ने पर्स चुराया है, तो ये जो बीच में घटित हुआ है इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। सिंपल वाक्य है, सिंपल वाक्य कब बनेगा, सिंपल वाक्य बनेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने से, स्टिल की सेकंड फॉर्म होती है स्टॉल, हो गया वाक्य कंप्लीट। अब मैंने इतनी रामायण लिखवाई, ये सारी बातें मैंने अपनी क्लास में भी समझाई है, तो डिटेल से देखना, वहां पे देख लेना। नेक्स्ट है, when the boss came to office the employees days with one another, तो कि जब दो वाक्य when से जुड़े होते हैं, तो when से दो वाक्य कौन से जुड़े हैं, एक तो बॉस का ऑफिस में आना और दूसरा एम्प्लॉई है उनका कुछ काम करना, तो टॉक करना, बातें करना है। अब इसमें भी वही नियम लागू होता है, कौन सा नियम लागू होता है जो अभी पढ़े हैं, जब दो वाक्य when while से जुड़े होते हैं और एक कार्य बीच में घटित होता है, एक काम पहले से चल रहा होता है, तो जो बीच में घटित हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट में, जो पहले से चल रहा है उसे पास्ट कंटीन्यूअस में बनाते हैं। अब इसमें देखो, द बॉस केम टू ऑफिस, जब बॉस ऑफिस आया तो इसको तो इसने पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है यहाँ पे। तो जो एम्प्लॉइज है वो क्या कर रहे थे, वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो पहले से काम क्या चल रहा था, जो एम्प्लॉय थे उनका बात करने का काम चल रहा था, काम नहीं कर रहे थे वो, चौधर कर रहे थे, बात कर रहे थे, है ना, पर काम नहीं कर रहे थे। तो बॉस आया तो भागे वहां से, वो भी बताऊंगा मैं यहाँ पे क्या है, द एम्प्लॉइज वर टॉक का मतलब होता है बात करना, बात कर रहे थे, तो इसका मतलब एम्प्लॉइज वाला जो काम है वो पहले से चल रहा था, बातें करने का, तो इसको बनाएंगे अपन पास्ट कंटीन्यूअस में। जब आपको ये पता चल जाए कि ये वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस में बनेगा तो कैसे बनेगा, ये बनेगा वाज या वर के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी लगानी है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी लगानी है। तो देख लो भाई, एम्प्लॉइज है वो बहुवचन है, बहुवचन के साथ साथ क्या करेंगे, इसके साथ अपन वर्क करेंगे, तो वर्क कर दिया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टॉक, तो टॉक हो जाएगा। अब यही वाक्य दूसरा है, अगर सामने दिया हुआ तो उसके बारे में बात नहीं, उसका एग्जांपल मैं दूसरा यहीं पे समझाता हूं। अगर ये एग्जांपल ऐसे होता, when the boss came to office, employees, चलो एम्प्लॉइज नीचे लिखते हैं, the employees days start to work। अब इस वाक्य को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या समस्या आ जाएगी, यहाँ पे ये वाक्य दूसरा बनेगा, जब बॉस ऑफिस में आया भाई, है ना, केम टू ऑफिस, द एम्प्लॉइज डेज स्टार्ट टू वर्क,
अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो बॉस जब आया तो एम्प्लॉय काम कर रहे थे, है ना, तो काम सॉरी बात कर रहे थे, तो बात करने का काम पहले से चल रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही बॉस आया, जब बॉस ऑफिस में आया, एम्प्लॉय ने, जो एम्प्लॉयज थे, कार्मिक थे, कर्मचारी थे, उन्होंने काम प्रारंभ किया, भाई काम शुरू किया। इसका मतलब है एक के कारण दूसरा कार्य तुरंत शुरू हुआ है। बॉस का आना हुआ, एम्प्लॉइयों का काम करना शुरू हुआ। एम्प्लॉइयों मतलब है कर्मचारियों का है, बहुवचन बना दी, एम्प्लॉइयों ने भी, एम्प्लॉइज होता है। तो यहाँ पे इसको आपको पास्ट इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा। मैं यही बता रहा हूं आप लोगों को कि तथ्य समझना जरूरी है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। She decided to distribute the duties after employees days their work finish। जिस वाक्य में जब दो वाक्य आफ्टर से जुड़े होते हैं, नियम याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, के नियम लिखवाया? हाँ गुरुजी लिखवाया, तो आपने लिखवाया, लेकिन मारे याद होनी, तो याद होनी तो ये लो। मैंने बताया था कि जब दो वाक्य आफ्टर से जुड़े होते हैं तो आफ्टर के बाद वाला वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है और पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। ये लिखवाया था मैंने, तो अब याद आ गया होगा। बिफोर में इसका उल्टा बताया था, जो थोड़ी देर पहले समझे हैं, तो ये भी आप देख लेना भाई, है ना। अब आफ्टर का ये पता चलेगा कि आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये रहा पास्ट इंडेफिनिट। कैसे पता चला? कैसे पता चला रे? क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, डिसाइडेड। तो आफ्टर के बाद में आपको किसका प्रयोग करना है? पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है। और पास्ट परफेक्ट कब बनेगा? जब आप अपने पास वर्ब की, सॉरी राइट के बोलूंगा भी, बोल रहा हूं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो बनेगा। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक ही हेड होती है, चाहे करता है चाहे बहुवचन हो, हेड प्लस फिनिश्ड, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। कुछ आया समझ में? आ रहा है ना? अरे आ गया होगा समझ में, इतना तो कोई ज्यादा ऐसे क्या नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, मेरे से बेटर पढ़ाए ना, तो वहां पे समझाना जरूर कि हाँ गुरुजी ये देखो थे, ये तो पढ़ाएगा नहीं, ये देखो। हाँ ये एग्जाम्पल कहीं पे समझने को मिले तो बताना जरूर कि गुरुजी मानो तो बैठे गुरुजी समझाया। अरे तो बात गुरुजी को एग्जाम्पल मैंने भी भेजी थे, भेज सको। हाँ ये वाक्य कंप्लीट आप लोगों को मैं दोबारा समझाता हूँ। ये वाक्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए है, ध्यान से समझना। If I dash $1 million, I would buy a large home. Have, इसके बाद वाला एग्जांपल देता हूँ मैं, क्या दिया हुआ है? हाँ नहीं, ये तो दूसरा है, इसके बाद है नहीं, चलो हाँ अलग अलग समझाते हैं आप लोग को। If I dash $1 million, अब यहाँ पे would buy a large home, कौन सी कंडीशन है? इफ वाला वाक्य है। इफ मतलब कंडीशनल, कंडीशनल दिया हुआ है, कंडीशनल यानी कंडीशन वाले वाक्य हैं। कंडीशन मैंने आप लोगों को 3 बताई थी, 3 कंडीशन बताई थी मैंने, 3। कौन कौन सी है? देखो अगर मैं बात करूं तो मैंने कंडीशन सॉरी 4 बताई रहे, ये चौथी कंडीशन भी बता दूंगा मैं कौन सी है। 4 कंडीशन बताई थी, एक बताई थी जीरो कंडीशन, एक बताई थी मैंने ओपन कंडीशन। तो इनको तो मैंने प्रेजेंट टेंस में पढ़ाया दिया आप लोगों को, तो ये तो वहां पे समझना। दूसरी मैंने बताई थी क्लोज्ड कंडीशन, और चौथी मैंने बताई थी इनफुलफिलमेंट कंडीशन। ये कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी। अब बात करते हैं कंडीशन की पहचान क्या होती है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ये जो कंडीशन है यही आप लोगों को समझाने वाला हूँ, बाकी कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि बाकी आप लोग क्लास में देख लेना। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे कौन सी कंडीशन आई है ये बताऊँ ना आप लोगों को। तो ये जो कंडीशन है वो कौन सी है, इसके बारे में देखो छोटी सी बात करते हैं। इस वाक्य में क्या क्या है कि इसने इफ वाला वाक्य तो अधूरा दिया है और दूसरा जो वाक्य है उसको कंप्लीट दिया है। तो इसका मतलब आपको कंप्लीट वाक्य देखना है, जो कंप्लीट किया हुआ है कि उसको देखना है। तो इसमें क्या आया है? इसमें आया है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वुड बाय। अब ये किस में आती है, कौन सी कंडीशन में आती है? ये कंडीशन का जो रूल है वो मैं लिखता हूं, देखो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट डेस कोमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये कंडीशन देख लो भाई, ये सही है कि नहीं? बिल्कुल सही हो रही है सर। सब्जेक्ट दिया हुआ है, वुड दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, ऑब्जेक्ट दिया। इसका मतलब है ये कंडीशन कौन सी है? ये कंडीशन आपके पास क्लोज्ड कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? ये आप लोगों के पास है क्लोज्ड कंडीशन है।
सर्वमान्य की बोलो चलो क्लोज कंडीशन है। तो इफ वाला वाक्य तो अधूरा दे रखा है, दूसरा तो कंप्लीट है ना। दूसरे वाक्य में क्या दिया हुआ, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो किस में आती है, क्लोज्ड कंडीशन में आती है। अब जब आपके पास ये वाक्य कंप्लीट दिया हुआ है, ये कंप्लीट करना है तो क्या करोगे, इफ दिया हुआ है ये रहा, सब्जेक्ट दिया हुआ है ये रहा, तो खाली स्थान में आपको करनी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है। वर्ब क्या है, हैव है, तो हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। ये लो, इफ आई हैड $1 million, कंडीशनल होती क्या है वो बता देता हूं। अगर मेरे पास $1 million होते, है ना, $1 million होते तो मैं बड़ा घर खरीदता। यानी जो कंडीशन पूरा होने की संभावना नहीं होती है, जो अपने पास शर्त है वो पूरा होने की संभावना नहीं होती है, वहां पे अपन किसका प्रयोग करते हैं, क्लोज्ड कंडीशन का प्रयोग करते हैं। अरे कहने का मतलब है कि मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते तो आज पास हो जाते। आप तो पढ़ोगे रहे, दूसरा कोई बता रहा, कोई फेल हो जाता है, ये मान के चलो, कोई बच्चा, आपको नहीं होना है, कोई बच्चा फेल हो गया, उसके माता पिता तो चलो कोई बात नहीं, बच्चा बेटा कोई बात नहीं है, तो मेहनत करते ना तो तुम पास हो जाते हो। क्यों कौन क्यों, हर माँ बाप यही कहता है कि बेटा तू अगर मेहनत करता तो तू पास हो जाता, इसका मतलब तूने मेहनत नहीं की और तू फेल हो गया, है ना। तो वही कंडीशन यहाँ पे लागू हो रही है। अगर मेरे पास डॉलर्स होते या $1 million होते तो मैं बड़ा घर खरीदता, लेकिन मेरे पास डॉलर्स नहीं थे तो मैंने घर नहीं खरीदा। कल्पना बता रहा है, केवल ये कह रहा है कि ऐसा होता तो ऐसा कर लेता, इसका मतलब ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं हो रहा है, ये होता है। चलो आगे वाली कंडीशन और समझा देता हूं। ये कंडीशन क्या है, इफ इट लास्ट वीक द प्लांट्स वुड नॉट हैव डेड। अब इस कंडीशन की बात करते हैं भाई। कंडीशन में करना क्या होता है कि एक वाक्य कंप्लीट होता है और दूसरा वाक्य उसको कंप्लीट करना पड़ता है। और अगर दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं, खाली दोनों तरफ डेस दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ, खाली स्थान दिया हुआ है, तो फिर आप मेरे वाला जो तथ्य वाला जो नियम है, आपको तथ्य आना जरूरी है, हर चीज का पता होना जरूरी है, तब आप उसे करोगे। एग्जाम्पल अगर है तो ठीक है, नहीं लास्ट में उसका एग्जाम्पल बनाएंगे। अब बात करते हैं इसके बारे में। अब इसमें भी इफ वाला वाक्य वो अधूरा दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं दिया, इफ वाले वाक्य में आपको वर्ब भरनी है, तो फिर क्या करोगे, फिर आप ये देखोगे, ये कंप्लीट जो एग्जांपल है वो चेक करो। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब ये नियम कहां पे लागू होता है, तो वो किस वाक्य में वुड प्लस हैव, ये नॉट तो नेगेटिव बनाने के लिए लगाया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये आपके पास जो तीसरी कंडीशन होती है ना, इनफुलफिलमेंट कंडीशन, वहां पे ये नियम होता है। जब मैं नियम लिख के बताता हूं तब आपको समझ में आने वाला है। नियम बताते हैं तो नियम होता है इसका, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कोमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होती है इनफुलफिलमेंट कंडीशन। अब इसमें देखो क्या क्या है, इसने ये वाक्य कंप्लीट किया है, तो वाक्य कंप्लीट दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है सर, कैसे, देखो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वुड है, ये वुड है, इसमें नोट है, तो वाक्य नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाते हैं, मैंने हर बार समझाया है, तो यहाँ पे नोट लगा दिया। इसके बाद में देखो हैव है, ये हैव आ गया, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, डाई की थर्ड फॉर्म देख होती है। तो इसका मतलब जब वाक्य में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो इफ वाला वाक्य है वो किसमें बनेगा, वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो इसका मतलब है इफ वाला वाक्य है वो क्या बनेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड रेन्ड। अब आप क्या करोगे, लास्ट वीक देखते ही वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में बना दोगे। लास्ट प्लस टाइम दिया हुआ ना, लास्ट वीक देखा और पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे और आप रेन की सेकंड फॉर्म लगा दोगे, जो कि गलत हो जाता है। यही तो कह रहा हूं मैं, पोस्टमार्टम कर देता हूं हर एक एग्जांपल का। पोस्टमार्टम करना तो मुझे बड़ा शानदार तरीके से आता है, इसका एग्जांपल्स का। हाँ, तो यहाँ पे हेड प्लस रेन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इनफुलफिलमेंट कंडीशन होने के कारण। अगर ये मान के चलो यहाँ पे अपने पास वुड नॉट और ये हैव नहीं होगी, डाई आ जाता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती, तो फिर यहाँ पे क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म करते, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें, ये नियम जो मैंने बताए हैं, नियम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बड़ा ही है, ये भी कंडीशनल है। इफ वाले वाक्य सारे क्या होते हैं, कंडीशनल होते हैं। इसमें एक छोटी सी बात बता देता हूं, जिस वाक्य में पूरी कल्पना होती है
कोरी कल्पना, मैं कल्पना लिख देता हूँ, नहीं कोरी क्या होता है, कल्पना जिसमें इमेजिन कहते हैं, इमेजिन कल्पना का मतलब, अरे यार मैं प्रधानमंत्री हो तो, ये वाक्य वैसे लिखा हुआ मेरा, मैं ये सोच के लिखा यार मैं प्रधानमंत्री हो तो क्या कर तो, प्रधानमंत्री होता तो ऐसा करता। तो ये जो वाक्य है, कल्पना वाला जो वाक्य है, ये वाक्य जो आता है, इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है, इसमें सब्जेक्ट के साथ क्या है, हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्लूरल वर्ब का मतलब वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, ये होती है। ये कंडीशन केवल अपने पास ओपन कंडीशन, सॉरी क्लोज्ड कंडीशन ही मानी जाती है। इसको भी, इसका रूल बता देता हूं मैं ना, इसका जो रूल होता है, मैं भी घूमने लगे, इसका रूल क्या होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये होता है जो कोरी कल्पना होती है उसके लिए। इसके बाद में जो बाकी अदर वर्ड होता है वो होता है इसमें, और इसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यही होता है। तो हमने क्लोज कंडीशन का नियम ही होता है, बस यहाँ पे मैंने केवल वर्ब किया है और बाकी सारा नियम वही है। तो इसमें आपके पास देखो सब्जेक्ट प्लस वुड, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब क्या है, क्लोज्ड कंडीशन है। लेकिन इसमें आपके पास बी वर्ब भरनी है, और बी वर्ब भरोगे तो आई के साथ यहाँ पे वर्ब का ही प्रयोग करोगे। अगर यहाँ पे अपने पास ही होता, ही सी इट एक व्यक्ति का नाम होता, तो भी अपन वर्ब का ही प्रयोग करते, क्योंकि ये कल्पना वाली जो कंडीशन है वो है। कल्पना क्या कर रहा है, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो आई गवर्न द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कहने का मतलब है अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाता बिल्कुल। लेकिन प्रधानमंत्री तो हुई मरी थी, तो मेरी तो कल्पना हो गई, और कल्पना अपन कुछ भी कर सकते हैं, कल्पना कुछ भी हो सकती है, ये ध्यान में रखना है ना। तो कल्पना वाले वाक्य में सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब का प्रयोग करना है और कुछ नहीं करना होता है। कंडीशन वही है आपके पास, क्लोज्ड कंडीशन मानेंगे इसको भी। बात करते हैं नेक्स्ट, हाँ एरर देखना भाई, एरर वाला वाक्य दिया हुआ है, बहुत ही शानदार एग्जांपल भी है, आया भी नहीं है ये वाक्य, अपन इसका पोस्टमार्टम करते हैं। इसका पोस्टमार्टम करेंगे तो देखो क्या करते हैं, इसमें आपको एरर देखना है। नो सुनर से वाक्य है, नो सुनर द थीफ सॉ द पुलिस ही रन अवे, इस वाक्य में कोई गलती नहीं है, बस एक छोटी सी गलती कर दी है। मैंने अपनी क्लास में समझाया था कि जब दो वाक्य एज सुन एज नो सुनर दैट, इसके अलावा एज व्हेन व्हाइल से जुड़े हों और एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य घटित होता है, तो दोनों वाक्य में अपन पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। मेरी बात आ रही है कि नहीं समझ में? अब इसमें मैंने एक बात बताई थी, नो सुनर के साथ मैंने एक खास बात बताई थी। क्या बताई थी? ये बताई थी कि नो सुनर देन के साथ, नो सुनर देन के साथ इन्वर्जन का प्रयोग होता है, इन्वर्जन का प्रयोग होता है। अब आप पूछ रहे इन्वर्जन क्या होता है, तो क्लास देखी होती तो समस्या को नहीं आती ना। इन्वर्जन का मतलब होता है कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। तो बस बाकी सारा सही है, दोनों पास्ट इंडेफिनिट बना है, एक के बाद दूसरा कार्य घटित हुआ है। लेकिन ये वाक्य बनना ऐसे चाहिए था, नो सुनर, इसके बाद में डिड, ये सुनर है मैं आप बोल रहा था इसमें, नो सुनर डिड द थीफ सा नहीं आएगी, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई सी, द पुलिस देन ही ran away, बस इतना सा काम करना है इसमें। ये वाक्य ऐसे होता, तो ये आपके पास एरर है। यहाँ पे आपके पास इससे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे डिड और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको करनी होती थी। यहाँ पे देन कहोगे तो यहाँ पे कॉमा है या देन है, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है, जॉन डेफ टू विन द कंपटीशन एट दैट टाइम। जिस वाक्य में एट दैट टाइम में दिया हुआ होता है वो वाक्य आपके पास पास्ट कंटीन्यूअस का बनता है। ये तो बहुत सरल है, कैसे बनता है? पास्ट कंटीन्यूअस का बनता है। कब बनेगा सर? वो बनेगा वाज और वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी लगा दोगे तो आपके पास्ट कंटीन्यूअस का बन जाएगा। बनेगा ही नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ पे जोन एक वचन है, प्रिपेयर है, तो फिर क्या करोगे? जोन के साथ वाज आएगा क्योंकि कर्ता एक वचन है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वाज
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रिपेयर है, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्रिपेयरिंग। जिस वर्ब के अंत में ई होता है उस ई को हटाकर आईएनजी जोड़ देते हैं। हर बार बताता हूं, ध्यान में रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट है व्हेन द टीचर डेज इन द क्लास स्टूडेंट्स वर डूइंग देयर वर्क। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, एग्जांपल पढ़ा दिया है मैंने, सेम एग्जांपल है, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। जब टीचर क्लास में आया, बच्चे अपना काम कर रहे थे, यानी जब दो वाक्य व्हेन से जुड़े होते हैं और एक कार्य पहले से चल रहा होता है और एक कार्य बीच में घटित होता है, तो पहले से चल रहे कार्य को अपन पास्ट कंटीन्यूअस में, तो पहले से एक काम चल रहा था, वह बच्चे है वो क्या कर रहे थे, अपना होमवर्क कर रहे थे, वो पास्ट कंटीन्यूअस में बनता है। तो ये रहा पास्ट कंटीन्यूअस वाज या वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब जब ये पास्ट कंटीन्यूअस में हो गया है तो इसका मतलब आपको करना क्या है, जो बीच में घटित हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में बना देना है। और पास्ट इंडेफिनिट का कैसे पता चला, क्योंकि टीचर है उसका प्रवेश करना हुआ है बीच में। अरे जैसे कहने का मतलब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, बीच में कोई आ जाए तो मेरा काम तो पहले से चल रहा है, बीच में उनका आना हुआ तो उनका आना यानी टीचर का आना है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो ये बात मैंने बहुत समझा दी है और बाकी आप क्लास में देख लेना, मैं वर्ब की सिंगल लगा के बाकी पास्ट इंडेफिनिट में बना देता हूं। बना दूं ना? हां बना दो सर, अब तो कर लेना मैं भी। हाँ अब कर लोगे, तभी तो मैंने कहा था मेरी क्लास देखो, क्लास एग्जांपल सारे समझ में आने वाले हैं आप लोगों को और आगे कोई समस्या भी नहीं आने वाली है। नेक्स्ट बात करें तो क्या दिया हुआ है, व्हेन द टीचर, हाँ सेम एग्जांपल है, ये एग्जांपल और ये एग्जांपल सेम है। व्हेन द टीचर इंटर्ड, देखो यहाँ पे वर्ब की सिंगल फॉर्म कर रखी है, यहाँ पे मैंने वर्ब की सिंगल फॉर्म करी है, लेकिन स्टूडेंट्स डेज अप स्टैंड, इसमें आगे थोड़ा चेंज कर दिया मैंने। अब जब दो वाक्य व्हेन से जुड़े होते हैं, है ना, जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, व्हेन से जुड़े होते हैं, और एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य घटित हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं, दोनों वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। यानी जैसे कि मैं क्लास में आया, बच्चे खड़े हो गए, तो क्या हुआ, मेरा तो आना हुआ, उनका खड़ा होना हुआ, इसका मतलब मेरा तो काम इन्होंने पहले पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया है, बच्चे खड़े हो गए तो इसको अपन पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे। पास्ट इंडेफिनिट का पता चल गया है, सिंपल वाक्य है, कब बनाएगा, कब बनेगा रे, वो बनेगा वर्ब की सिंगल फॉर्म लगाने से, तो वर्ब की सिंगल फॉर्म हो जाएगी स्कूल, है ना। अब आगे सर समझ में आ गया होगा समझ में। चलो कोई ना, आगे चलते हैं। फिर आगे दिया हुआ भाई कोई बात नहीं, एरर वाला पार्ट है, ही टॉक्स एज इफ ही वाज माय बॉस। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें आप गलती ढूंढो तो नहीं मिलने वाली है, आप ढूंढ के दिखा दो। अगर मेरी क्लास नहीं देखी हो तो इसमें कोई गलती ढूंढ के बता दो मुझे, यहीं पे वीडियो पॉज करो, रोको और देखो, इसको पढ़ो। हाँ ले लिया, हाँ लिया कि नहीं लिया पता नहीं, मैं समझाऊंगा ना, मुझे तो समझाना ही है। यहाँ पे देख लिया होगा सर, यहाँ पे गलती किसमें हो सकती है, किसमें हो सकती है, किसमें हो सकती है, हाँ तो नहीं मिली सर, अब मैंने बता दिया था मिलने में गलती। मैंने एक बात बताई थी जब अपन पास्ट इंडेफिनिट पढ़े थे कि जिस वाक्य में एज इफ होता है, एज इफ होता है, इसके साथ आपको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना होता है, और ये भी आपके पास कल्पना वाला होता है, कल्पना वाला, इसका मतलब इसके साथ भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग होता है। बस इतना सा काम करना है। देखो ही टॉक्स, वह बातें करता है, देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये टॉक्स है, इसको आप देखते हैं क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कोई बात नहीं है, लेकिन इस वाक्य में एज इफ भी दिया हुआ है, और एज इफ के बाद में यानी जैसे कि, इसका मतलब होता है जैसे कि, जैसे कि, और जैसे कि का मतलब होता है कल्पना, और अगर कल्पना है तो फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग करना है, तो ही के साथ वाज गलत है। अब आप क्या करोगे, टॉक्स देखोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इसको आप इसमें चेंज कर दोगे जो कि गलत है। ये एज इसके साथ आपको यहाँ पे कर्ता के साथ वर्ब का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे आपके पास एरर पार्ट क्या हो गया, एरर पार्ट हो गया वाज, और ये क्वेश्चन आप कहीं नहीं समझ पाओगे वाले हो, मुझे पता है। अब आप है ना ही के साथ, यार ही के साथ वर्ब का प्रयोग, खड़े गुरुजी पढ़ा दिया तो नाम ले दो कि अमित जी गुरुजी पढ़ा दिया, है ना। हाँ ही के साथ यहाँ पे अपन वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वाक्य अपना सही होगा, ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट आई विश आई डेज द पीएम ऑफ इंडिया। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये भी मैंने अपनी क्लास में समझाया था। जब आपके पास सब्जेक्ट प्लस, देखना मेरी क्लास में मैंने बताया था सब्जेक्ट प्लस विश आ जाता है तो वो भी आपके पास कल्पना होती है।
और कल्पना वाला वाक्य है वो मैंने बता दिया है। सब्जेक्ट के साथ आपको वर का प्रयोग करना है, बस इतना ही काम है और कुछ ज्यादा सोचा विचारी नहीं करनी है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन आई के साथ आपको यहाँ पे वर का प्रयोग करना है। ये देखो बी वर्ब है, वो ये वर्ब में चेंज कर दी मैंने। यहाँ पे भी देखो एरर पार्ट है ना, तो यहाँ पे वाज बना दिया मैंने, और यहाँ पे बी वर्ब भरनी थी तो आई के साथ मैंने वर्ब कर दिया है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ गया होगा, नहीं आ रहा तो मैं जवाब दे देता हूँ। वर्ब हो गया होगा समझ में। यानी कहने का मतलब ये मैंने सारी बता रखी है, सब्जेक्ट प्लस विषय है, सी विशेष, यही विशेष है ना, ये सारी बातें बतानी है, क्लास में देख लेना। नेक्स्ट है शी टोल्ड मी दैट शी डेज टू स्कूल दिल्ली गो। वाह क्या बात, बड़ा ही खतरनाक सेंटेंस है, बड़ा खतरनाक जिसको अपन बोलते हैं 100% गलत करने वाले हो। दिल्ली देखा और वो ये लोग करता है किसने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे कर दो और बाकी सही हो जाओ। दौड़ा दौड़ा आओ गुरुजी, वो बाकी तुम्हारा सही हो, है ना। अरे तो गुरुजी जानते हैं आप लोगों की मन की भावना, मैं जानता हूँ ये गलत है। यहाँ पे दिल्ली के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि वाक्य आपके पास क्या है, इनडायरेक्ट वाक्य है। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाक्य देखियो, क्लास देखी है, नहीं देखी तो वो देखना, फिर समझ में आएगा। ये जो वाक्य है आपके पास इनडायरेक्ट स्पीच का है। इनडायरेक्ट वाक्य में कभी भी प्रेजेंट टेंस का प्रयोग नहीं होता है। ये प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कब होता है, इसके लिए मेरी क्लास देखना, मैंने बताया है कि अपने पास अब आप पहले तो वो बात कर लेते हैं कि जो क्लास है उसमें मैंने हर बात समझा रखी है कि इनडायरेक्ट वाक्य में अपने पास प्रेजेंट टेंस का प्रयोग नहीं होता है, किस कंडीशन पे होता है वो भी बता रखा है। अब सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि सर मैं क्या पहचाना कि अपने पास इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इसकी पहचान बता देता हूं। जो वाक्य अपने पास सब्जेक्ट प्लस टोल्ड दिया हुआ ना, ही टोल्ड मी या शी टोल्ड मी दैट, ये जो वाक्य है ये यहां तक का, इससे आपको पहचान करनी है कि वाक्य अपने पास इनडायरेक्ट स्पीच का है कि नहीं है। तो जिस वाक्य में सब्जेक्ट प्लस टोल्ड, यहाँ पे टोल्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्लास में देख लेना। आरवी को बदलने के नियमों में कुछ भी हो सकता है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो सकता है, दैट कंजक्शन हो सकता है, कंजक्शन कोई भी हो सकता है। इसके बाद में आपके पास सब्जेक्ट दिया होगा और इसके बाद में जो वर्ब होगी वो भरनी है। अब ये जो वाक्य था वो वाक्य ऐसे था, मैं पहले ये वाक्य बनाता हूँ डायरेक्ट में, है ना, डायरेक्ट में बना के उसके बाद में इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो सी सेड टू मी आई गो टू स्कूल दिल्ली, ये वाक्य हो गया अपने पास डायरेक्ट। ये वाक्य इस तरीके से था, है ना। अब मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे बना दिया, मैंने क्या कर दिया, एग्जाम में ऐसे आते हैं आजकल, इसको मैंने बनाया तो इसको मैंने ऐसे दे दिया आप लोगों को, सी टोल्ड। अब जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले आरवी को बदलते हैं। आरवी को मैंने टोल्ड भी क्यों बदला है, क्योंकि आरएस का वाक्य सिंपल है या नेगेटिव होने पे टोल्ड में। अब यहाँ पे सेड टू को मैंने बदल दिया, इसके बाद में बी लिखूंगा, और जब आरएस का वाक्य सिंपल है नेगेटिव होता है तो दैट कंजक्शन आता है। तो ये देखो सेम हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे हो रहा है। अब इसके बाद ये जो फर्स्ट पर्सन है इसको मैं सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। अब इसका टेंस परिवर्तन होगा ही नहीं होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि देखो दिल्ली के साथ मैंने करता सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस करता बहुवचन होने पे वर्ब में एस नहीं जोड़ा है, तो हो गया अपने पास दिल्ली के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये बात मैंने यहाँ पे समझा दी, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने देश दे दिया टू स्कूल और दिल्ली, ये मैंने बना दिया वाक्य इनडायरेक्ट, है ना। अब ये इनडायरेक्ट जब बन गया आप लोगों के पास, तो फिर आपको करना क्या है, वर्ब भरनी है। अब जब अपने पास आरवी पास्ट में हो तो आरएस के वाक्य का टेंस परिवर्तन होता है, किस कंडीशन पे नहीं होता है वो मेरी क्लास में देखना आप लोग। तो इसका टेंस परिवर्तन होगा क्योंकि आरवी अब पास्ट में है। अब जब ये पास्ट में है तो इसका टेंस परिवर्तन करेंगे, तो टेंस क्या परिवर्तन करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को अपन पास्ट इंडेफिनिट में बना देते हैं। ऐसा पोस्टमार्टम कहीं नहीं देखा आप लोगों ने, वाक्य का पोस्टमार्टम है ना, ऐसा आप लोगों ने कहीं नहीं देखा है। क्या होगा, सी। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा इसका टेंस परिवर्तन होगा, तो यहाँ पे आपको विल का प्रयोग करना है। दिल्ली के साथ पास्ट इंडेफिनिट बना दिया, गुरुजी थे तो गुरुजी तो बना हुई है ना, ये बात ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब ऐसा पोस्टमार्टम आपको कहीं और नहीं समझाने को मिलने वाला भी, आप कहीं नहीं देखने वाले वैसा। चलो कोई बात नहीं है, देख मिल जाओ तो उन्हें बता दियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वही है अपने पास भाई, ये भी क्या है, इनडायरेक्ट वाक्य है। जॉन सेड दैट,
अब इसमें जॉन सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को भी नहीं बदला है इसने। आर्ग्यू को कब नहीं बदलते हैं वो भी बात हुई है। ही डेज ए पार्टी ऑन हिज बर्थडे लास्ट डे, ये वाक्य गलत करोगे 100% मुझे पता है। मैं गुरुजी थाने के बिरो मैं बता रही हूँ क्योंकि आप लास्ट प्लस टाइम में देखते ही लास्ट प्लस टाइम में देखा और आप इसे पास्ट इंडेफिनिट में बना दोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दोगे और वाक्य को कंप्लीट कर दोगे। राजा बोला हाँ गुरुजी मैं कर दिया से माना तो टेंस आवर थारा ही तो पढ़ाया है, थे तो बताया लास्ट प्लस टाइम के साथ आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है, थे बताया मैं कर दिया। अरे तो गुरुजी और भी तो बता रहे हैं, गुरुजी और बता रहे थे तो सुन रहे को नहीं, क्या कौन सुना गुरुजी की बात? यह कौन सुने कि जब अपने पास इनडायरेक्ट स्पीच भी वाक्य दिया हुआ होता है, इनडायरेक्ट स्पीच का जो वाक्य होता है उसमें एक समस्या आती है, उसमें आपको टेंस का बड़े ध्यान से प्रयोग करना है। अब ये जो वाक्य वो ऐसे था भाई, कैसे था? मैंने सारा एग्जांपल बनाना वाला था, लिए मैं सारा एग्जांपल बना दूं, है ना? देखो एग्जांपल बनाओ। ये वाक्य ऐसे था, जॉन सेड कॉमा इसके बाद में आई, इसके बाद में kept a party on my birthday लास्ट डे, और लास्ट डे की जगह मैं एक बार है ना यस्टरडे और लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यस्टरडे ये मैंने लिख दिया। ये वाक्य ऐसे था, लास्ट डे की स्टार्ट पे और यस्टरडे पढ़ना आप लोग। अब इस वाक्य को जब मैं बनाऊंगा इनडायरेक्ट नाउन, ये डायरेक्ट होगा, जब इसका इनडायरेक्ट नाउन का लिखूंगा मैं जॉन सेड को सेड रखूंगा, क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो आरएस का वाक्य सिंपल होने पे दैट कंजंक्शन लगाऊंगा। सब्जेक्ट को बनाऊंगा तो फर्स्ट पर्सन आई जॉन के अनुसार ही हो जाएगा, और यहाँ पे ये वर्ब है इसको अपन को धरना है, एक लिख दिया मैंने पार्टी, है ना? पार्टी और ऑन माय बर्थडे, ये जो माई है ये पॉजेसिव फर्स्ट है, जॉन के अनुसार हो जाएगा तो पार्टी ऑन हिज बर्थडे, और ये यस्टरडे को अपन लास्ट डे में चेंज करते हैं। देख लेना मैंने समझाया, यहाँ पे ये लास्ट डे है वो यस्टरडे के कारण आया है। इस तरीके से मैं बात क्यों समझा रहा हूँ? अब बात इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता चल गया ये इनडायरेक्ट वाक्य है, और इनडायरेक्ट वाक्य में आरवी पास्ट में होने पे जो आरएस का वाक्य होता है, आरएस यानी इनवर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य, उसका टेंस परिवर्तन होता है। अब जब ये देखा आप लोगों ने कि ये लास्ट डे दिया हुआ है यानी यस्टरडे को बदला इसने, अब यस्टरडे के साथ पास्ट इंडेफिनिट का था भाई, ये पास्ट इंडेफिनिट का ही नहीं, ये देखो अब ये जो पास्ट इंडेफिनिट का है इसको अपन को इनडायरेक्ट बनाते समय इसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि आरवी पास्ट में है, आरवी पास्ट में इसका मतलब आरएस के वाक्य का टेंस परिवर्तन होगा। और जब इसमें पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया है इसने किसका प्रयोग किया है? पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया है, तो इसको अपन पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। क्यों? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है मुझे, बड़ा खतरनाक एग्जांपल समझा रहे होते तो ऐसे एग्जांपल तो माना कोई समझाए तो नहीं, तो थे मेरे को गड्ढा नहीं देना, कौन समझाओ था। तो इसका मतलब है इसमें अपन किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा हैड केप्ट। ये तो ये भी एक्शन से चलने लग गया है इतनी देर पढ़ाते पढ़ाते, है ना? ये हो गया आपके पास एग्जांपल कंप्लीट। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो कौन सा एग्जांपल है? सिंस दिया हुआ, सिंस से दो वाक्य जुड़े हुए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। मैंने एक बात बताई थी कि जब दो वाक्य सिंस से जुड़े होते हैं तो सिंस के बाद में अपन किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। ये वाक्य थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं है, समझाता हूँ क्यों। और सिंस से पहले अपन प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट का कंप्लीट नहीं करके ये अधूरा देना चाहिए था मुझे ना, क्यों? क्योंकि अपन पास्ट टेंस की पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं है, तो एक वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का भी पढ़ लेते हैं। और ये सिंस से पहले अपन प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे तो कब बनता है वो प्रेजेंट परफेक्ट? वो बनता है हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से। तो ये ध्यान में रखना, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, मैंने एग्जांपल उसमें भी समझाया है। तो हैज कम हो जाएगा, इसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि एग्जांपल मैंने पहले भी समझा रखा है। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या दिया हुआ है? इन 2011 द टीम इंडिया रेस द वर्ल्ड कप विन। बहुत ही सिंपल सा वाक्य है, जिस वाक्य में आपके पास इन प्लस पास्ट टाइम में दिया हुआ होता है वो वाक्य आपके पास पास्ट इंडेफिनिट का बनता है। पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा सर? वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा तो सिंपल वाक्य है। सिंपल वाक्य देख लिया कि सिंपल वाक्य बनेगा तो कैसे बनेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने से। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, फिर की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वर्ब, वाक्य हो जाएगा कंप्लीट।
वाह गुरुजी, ये तो बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी बता दिया, कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल के बारे में। क्या है? When Tanmay days his homework, he went out to play cricket. Finish. बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 100% गलत करोगे इसे आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे, वर्ब की सिंगल लगाओगे। लेकिन ऐसा ही एक एग्जांपल थोड़ी देर पहले पढ़ा था जिसमें मैंने बताया था कि जब दो वाक्य वेन से जुड़े हो, है ना, बताया था जब दो वाक्य वेन से जुड़े हो और एक वाक्य में पूर्णता दर्शाने वाली वर्ब, जिसमें मैंने फिनिश का भी नाम लिखा था, याद आ गया मुझे? याद आ गो, तो उसके साथ आपको पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना होता है, दूसरे वाक्य में आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना होता है। तो इसने दूसरे वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट बना रखा है, यहाँ पे फिनिश है, वो पूर्णता दर्शाने वाली वर्ब है, तो इसके साथ आपको पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है। तो पास्ट परफेक्ट बनेगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा फिनिश्ड। हो गया वाक्य कंप्लीट। तो आज की ये जो प्रश्नोत्तरी है, शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आ रहे हैं सर, बोलो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। आगे एक एग्जांपल ये दिया हुआ भाई, माय मदर दिया हुआ कि नहीं दिया? माय मदर टोल्ड मी दैट शी डेज माय क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग वॉश। वाक्य गलत करोगे 100% ही, ये एग्जांपल कहीं नहीं मिलने वाला है। वाक्य आपके पास ये तो पता चल जाएगा फिर ये कौन सा वाक्य है, ये आपके पास कौन सा है? इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट वाक्य है, मैंने पहचान बता दी कैसे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की मतलब टोल्ड दिया हुआ है, यानी माय मदर टोल्ड मी दैट, तो इससे पहचान करोगी ये वाक्य इनडायरेक्ट का है। तो इसको पहले डायरेक्ट बनाते हैं, उसके बाद में इस वाक्य को अपन कंप्लीट करते हैं। देखो इसको डायरेक्ट बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? माय मदर सेड टू मी आई, वाक्य सिंस मॉर्निंग दिया हुआ भाई, इसका मतलब आपके पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, आई हैव बीन वॉशिंग माय क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। इस वाक्य में छोटी सी गलती भी रह गई, वो भी समझाता हूँ। ये वाक्य मैंने यहाँ पे कर दिया ओरिजिनल फॉर्म। अब इस वाक्य को पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं, उसके बाद में ना आपको एग्जांपल समझाता हूँ। माय मदर, यहाँ पे देखो इसने बना रखा है माय मदर सेड, को इसने टोल्ड में चेंज किया है। क्यों किया है? क्योंकि आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव है। ये आ गया, इसके बाद में मी दैट, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ना माय नहीं है, यहाँ पे योवर आएगा, यहाँ पे योवर आएगा, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब मी हो गया, इसके बाद में यहाँ पे दैट कंजक्शन लगा दिया, कॉमा को हटाकर इसने दैट कंजक्शन का प्रयोग कर दिया। आई कौन है? फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार, माय मदर के अनुसार, सी हो गया मदर के अनुसार। यहाँ पे डेश कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे एक बार ये कर दिया भाई, है ना, ये इतना कर दिया। माई कौन सा पर्सन? नहीं, अब इसको यहाँ तक छोड़िए। अब योर कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, और यहाँ पे ये पजेसिव फर्स्ट, तो इसका पजेसिव फर्स्ट होता है माई। क्लॉक सिंस मॉर्निंग, ये प्रेजेंट, ये बाकी ऐसा कैसा आ गया। अब बात करते हैं कि जब आरबी आपके पास पास्ट में है तो इसका टेंस आरएस के वाक्य का टेंस परिवर्तन होगा, और जब इसका टेंस परिवर्तन करेंगे तो जो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसको आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करना पड़ेगा। ये आपका एग्जांपल है, बड़ा खतरनाक एग्जांपल है, गलत करोगे ध्यान से समझना। तो ऐसा इसका जो अपने पास वो कर दिया ना, बिल्कुल सारा खोल दिया इस वाक्य को, ये इस तरीके से था, इसने इस तरीके से बना दिया। सिंस मॉर्निंग के साथ आप क्या करोगे? 100% प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाओगे, जो कि गलत है। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा हैड बीन और वॉशिंग। क्यों होगा? क्योंकि आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलना पड़ता है। इस तरीके से आपका एग्जांपल है, वो देखना है, ध्यान से समझना है। अब जो आज की प्रश्नोत्तरी थी, एमसीक्यूज की क्लास है, वो हो जाती है आपके पास कंप्लीट। और इसमें मैंने आप लोगों को सारे एग्जांपल है वो समझा दिए हैं, ऐसा कोई एग्जांपल नहीं छोड़ा है मैंने। चाहे आप किसी भी तरीके का एग्जांपल देख लेना, मेरी क्लास देखना, ऐसे कोई एग्जांपल नहीं छोड़े जो आप लोगों को मैंने क्लास में बताया यहाँ पे नहीं समझाए हैं। तो इसका मतलब है पहले आपको वो क्लास देखनी है, उसके बाद में ये क्लास देखनी है, ये करनी है, आप इसको नोट रखना।
मैं गारंटी लेता हूं कि आपको टेंस से संबंधित कोई समस्या नहीं आने वाली है। रही अपनी इस पीडीएफ की बात, तो पीडीएफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे अपने फ्यूचर टेंस को लेकर। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।